नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। इस बार की चर्चा दो विषयों के इर्द गिर्द रहने वाली है। खासकर इस हफ्ते बजट आया है तो हमारी चर्चा का बड़ा हिस्सा बजट के इर्द गिर्द ही रहेगा। इसके अलावा एक और विषय है जो कि हमारे देश के एक बड़े औद्योगिक घराने से जुड़ी खबर है। आप सबको पता है, हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी संस्था है, उसकी रिपोर्ट आई थी हमारे देश के एक बड़े औद्योगिक घराने अडानी समूह के बारे में। इसके बाद से अडानी समूह की जो संपत्तियां हैं, जो उनके मार्केट शेयर है, जो उनकी कीमतें हैं, उसमें लगातार गिरावट का दौर जारी है। और उनकी अपनी निजी हैसियत भी थी। एक समय में वो दुनिया के तीसरे सबसे धनी आदमी थे, अब वो 16वें स्थान पर चले गए हैं। कल तक की स्थिति थी। आज हम इस चर्चा को रिकॉर्ड कर रहे हैं शुक्रवार को दिन में 11 बजे से। तो अभी भी ये जो डांवाडोल स्थिति है, गिरावट का दौर जारी है, तो ये आंकड़े बदल सकते हैं। तो उस पर भी हम एक नज़र फेरेंगे कि क्या मामला रहा, कैसे यहाँ तक हालात पहुँचे हैं, और जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं जिनके ऊपर सवाल उठाए गए उस रिपोर्ट में, उनमें क्या क्या स्थितियाँ, क्या क्या सरकार कर सकती थी, अब क्या सरकार कर सकती है, रेगुलेटरी जो मैकेनिज़्म है मार्केट के हमारे, उनकी क्या भूमिका थी, वो क्या कर सकते थे, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन मुख्य जो हिस्सा है वो बजट के इर्द गिर्द ही रहेगा। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनमें हमारे साथ जुड़ी हैं प्रोफेसर रितिका खेड़ा। बहुत बहुत स्वागत है रितिका जी। रितिका आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स की। और थोड़ी देर में हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार भी जुड़ेंगे, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे दो साथी शार्दुल कात्यायन और आनंद वर्धन। आनंद, शार्दुल, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। नमस्कार। हेलो। एक दो छोटी सी और अनाउंसमेंट है। हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट जोशीमठ के ऊपर जो चल रहा था वो जारी है, और जल्द ही एक दूसरा एनएल सेना भी शुरू होने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट को आप हमारे मदद करते रहें। जो सुर्खियां हैं शार्दुल, वो आप उनके बारे में सबसे पहले बता दें इस हफ्ते की, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी अतुल, तो जैसा आपने कहा, इस हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सरकार का सालाना बजट पेश किया। जी, बजट को लेकर चर्चा तो हम करेंगे ही, पर इस बार लोगों के विचार भी बजट की तरह ही मिश्रित हैं, कोई भी डेफिनेट नहीं है। अधिकतर लोगों का मानना है कि ये बजट स्टेटस को जैसा ही रहा, अधिकतर चीज़ें पहले जैसे चलती रहें, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। बजट से पहले भारत का साल 2022-23 का वित्त वर्ष का आर्थिक सर्वे भी पेश किया गया था जी। और सर्वे के अनुसार आने वाले वर्ष में विकास की गति काफ़ी धीमी पड़ सकती है, और ये अनुमानित आंकड़ा 6.5% बताया है। और इसके धीमे होने की वजह दुनिया में आने वाली मंदी, उसकी संकेत सभी लोग दे रहे थे, और महामारी के दौरान जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा उसकी पूरी भरपाई ना हो पाना है। ये बहुत संक्षिप्त विवरण है, सर्वे में बातें काफ़ी विस्तार से हैं। बाकी हेडलाइन से पहले एक खेदजनक खबर। जाने माने वकील, पूर्व केंद्रीय मंत्री और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक शांति भूषण जी का मंगलवार को निधन हो गया था। वे 97 वर्ष के थे, और जितना मेरी आयु के हिसाब से मुझे याद है, अपनी पाक साफ छवि के लिए काफ़ी जाने जाते थे। उनके बेटे प्रशांत भूषण भी काफ़ी मशहूर वकील हैं, तो उनके परिवार को हमारी ओर से सहानुभूतियाँ। आप कुछ कहना चाहें अगर? तो ये शांति भूषण जो आम आदमी पार्टी के ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी संस्थापक शुरुआती सदस्यों में रहे। और उन्होंने जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अलगाव हुआ, जनसंघ का अलगाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी बनी, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़कर काम किया है। 1980 में। हाँ, 80 में वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े रहे। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि क्यों शांति भूषण महत्वपूर्ण क्यों है, कि उनको हम इस पॉडकास्ट में उनका जिक्र आ रहा है हेडलाइन के तौर पर या सुर्खी के तौर पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि आपातकाल के बाद जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस सरकार के कानून मंत्री थे, और उस सरकार के कानून मंत्री के तौर पर शांति भूषण के कुछ ऐसे काम हैं जिनको बहुत, मतलब अब नई पीढ़ी नहीं जानती है, हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत पढ़ कर जाना और उन लोगों से मिलकर जाना जिन लोगों ने एक्चुअली आपातकाल के दौर में कुछ लड़ाइयाँ लड़ी थी, इमरजेंसी को फेस किया था, जेल गए थे।
तो वो कानून मंत्री थे जिनके दौर में इंदिरा गांधी के समय संविधान में जो बहुत सारे बदलाव किए गए थे, उन बदलावों को फिर से संविधान के मूल रूप में वापस ले आने का काम शांति भूषण के नेतृत्व में हुआ था एज ए कानून मंत्री। ये महत्वपूर्ण काम था, तो क्योंकि आप सबको पता है कि इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने बहुत मनमाने तरीके के बदलाव किए थे उस संविधान में। जैसे वो इसमें जैसे 42वां जो संविधान संशोधन है उसको बहुत लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसमें बहुत सारी तब्दीलियां थी। तो जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो शांति भूषण जी के जब कानून मंत्री थे तो 44वां आया। तो ये 44 जिनका अतुल जी जिक्र कर रहे थे, ये सब जो रिवर्सल की प्रक्रिया हुई वो 44वें संविधान संशोधन में हुई जी। काफी महत्वपूर्ण है। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है, मतलब एक माइलस्टोन है उनके करियर का। और उसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट, और शांति भूषण के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो उस परंपरा के वकील थे जिन्होंने मोटी फीस लेकर और क्लाइंट्स के केस लड़ने की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में की। अच्छा, जो बिग टिकट वकील जो होते हैं ना, जिनके की लाखों लाख में एक पर हियरिंग की होती है, उसकी शुरुआत करने वालों में भी शांति भूषण का नाम आता है। और उनके बेटे हैं प्रशांत भूषण, वो भी बहुत जाने माने और मानिंद वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनकी स्थिति एकदम उलट है, उनकी छवि एकदम उलट है। बहुत ही एक्टिविस्ट टाइप वो हैं और बहुत ज़्यादातर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस में काम करते हैं, जनहित के मुद्दों पर लगातार लड़ते रहते हैं। कॉरपोरेट की बहुत सारी, हमारे यहाँ तो जो क्रोनी कैपिटलिज्म कह लीजिए या कॉरपोरेट को जो मिली भगत है सरकारों के साथ, उसका जो असर पड़ता है, चाहे पर्यावरण हो, चाहे लोग हों, चाहे उससे, उन सब के क्षेत्र में उनका काम है। तो वो अपने पिताजी की जो छवि से एकदम उलट प्रशांत भूषण की छवि है। खैर, अगली हेडलाइन क्रिकेट से। भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका में इंग्लैंड को फाइनल में हराकर अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। तो उन्हें और क्रिकेट प्रेमियों को शुभकामनाएं। इसके अलावा एक हेडलाइन यूपी से भी है। गुरुवार को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन फाइनली जेल से रिहा हो गए। उन्हें जमानत मिल तो बुधवार को ही गई थी, लेकिन उनके कागज़ जेल देर से पहुंचे तो उन्हें फिर एक रात और बितानी पड़ी जेल में। और जिन श्रोताओं को याद ना हो, उन्होंने करीब 28 महीने या 850 दिन जेल की सलाखों के पीछे बिताए, जब वो हाथरस में एक दलित लड़की के बलात्कार, काफ़ी फेमस मामला है, न्यूज़ लॉन्ड्री ने रिपोर्ट भी किया है, बलात्कार और हत्या पर रिपोर्ट करने जा रहे थे। तब उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें सांप्रदायिक उन्माद भड़काने और फिर बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, देश विरोधी गतिविधियों में, इन दोनों में गिरफ्तार किया गया था। अगली सुर्खी गुजरात से है। अपने आप को संत बताने वाले आसाराम को गांधीनगर की अदालत ने एक और मामले में अभियुक्त घोषित किया। वो कन्विक्ट हुए। 2013 का ये मामला था, बलात्कार का ही। इसके साथ ही उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। इसमें आजीवन कारावास दिया कोर्ट में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, इन पर इतना कम फाइनेंशियल जुर्माना क्यों होता है? अब अदालतों का अपना ये वो है, क्या कह सकते हैं, उन्होंने होना चाहिए। हाँ, लेकिन अब आजीवन कारावास भी है साथ में, तो शायद फिर लगता है कि अभी जो है कानून पढ़ना मैंने शुरू किया है, शायद कुछ दिन बाद इसका इलाज जवाब, शायद इसका बाद में बेहतर जवाब दे सकूं। हाँ, आनंद हमारे जो श्रोता हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आनंद फिर इस समय उन्होंने नए सिरे से पढ़ाई शुरू की है, लॉ की डिग्री की तलाश में है। एक सुर्खी आंध्र प्रदेश से। मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने मंगलवार को घोषणा की कि विशाखापट्टनम को ही आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया जाएगा। इससे पहले अमरावती की योजना थी कृष्णा नदी के तट पर, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। तो वो इन्वेस्टमेंट आप गया हुआ ही माने, लेकिन अब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी बड़े पैमाने पर, लेकिन जमीनें एक्वायर की गई थी, बहुत बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये सारी चीजें। पब्लिक मनी का जो मिसयूज का मामला है ना, बिना किसी सिंपैथी के, बिना किसी दिमाग के, वो उसका बहुत जबरदस्त उदाहरण, कितने बड़े पैमाने पर अमरावती में इन्वेस्टमेंट एक टाइम पे हो चुका है। चंद्रबाबू नायडू ने शुरू किया था, और हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, पर ये उसको कैंसिल करने का और बदलने का ये सारा परिवेश राजनीतिक ही था, बजाय किसी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम के। पिछले हफ्ते हमने हिंडनबर्ग के बारे में बात सुर्खियों में की थी। तो रिपोर्ट के 10 दिन बाद अदानी समूह की कंपनियों के शेयर इस पूरे हफ्ते 10 दिन तेजी से गिरे
और समूह को हेडलाइन तक 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। स्टॉक्स में उनकी वैल्यू नीचे आ गई थी। इसके साथ ही क्रेडिट स्विस और सिटी बैंक ने भी उनके जो बॉन्ड्स थे उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उनको जीरो वैल्यू पे रखा, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हर तरफ से उठने लगी। पहले तो शायद फिर भी कुछ लोग बच रहे थे, क्योंकि इसमें भारत की कुछ सार्वजनिक कंपनियों का पैसा भी निवेश किया हुआ है, खासतौर से LIC। RBI ने इस मामले में एक और गाइडलाइन जारी की है कि वो जो सारी पब्लिक सेक्टर की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे घोषित करने को कहा है कि कितनी रकम उनकी इन्वॉल्व है अडानी समूह में। इसमें LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सारे वो शामिल हैं। तो ये स्थिति हम इस पर बात भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये स्थिति रोज डेवलप हो रही है, तो बदल रही है। अडानी समूह से ही जुड़ी हुई एक और खबर है, NDTV से भी लोगों का निकलना जारी है। इस हफ्ते वहाँ के कई बड़े एंकरों ने और ग्रुप की अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। निधि राजदान, श्रीनिवासन जैन और जो समूह की प्रेसिडेंट थी सुपर्णा सिंह। इसके अलावा कई और स्टाफ के काफ़ी लोगों ने इस्तीफा दिया, तो वहाँ से भी इस्तीफे लगातार दिए जाने जारी हैं। उड़ीसा से एक हेडलाइन है, रविवार को ये हादसा हुआ। उड़ीसा में स्वास्थ्य मंत्री जो थे उड़ीसा के नब दास पर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने हमला किया, उन्हें गोली मार दी और कुछ घंटे बाद उनकी मौत हो गई। ये बजरंग नगर कस्बे में हुआ। ये झारसुगुड़ा जिले में पड़ता है उड़ीसा के। वो 60 वर्ष के थे। झारसागुड़ा। पाकिस्तान में भी एक हादसा हुआ। पाकिस्तान के पेशावर में एक मस्जिद में बम धमाका हुआ, जिसमें से अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 100 की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ज़्यादा बताए जा रहे हैं कि होंगे। ये मस्जिद शहर के हाई सिक्योरिटी इलाके में थी और जांच जारी है और काफ़ी सारे स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। पुलिस का भी कहना है कि हमें प्रशासन ने मदद नहीं की, लेकिन इसकी जिम्मेदारी एक पाकिस्तानी तालिबानी ने ली थी। लेकिन जो TTP पाकिस्तान है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, उस समूह ने उससे इनकार कर दिया कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ठीक बात। लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे वो व्यक्ति मतलब तालिबानी था लेकिन उसने कहा कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये इस हफ्ते की सुर्खियाँ थी। ठीक बात है। तो जो मुख्य विषय है वो बजट रहने वाला है। हमारे साथ प्रोफेसर रितिका खेला हैं। मैं चाहूँगा रितिका, आपने देखा होगा, सुना होगा और लगातार अलग अलग हिस्सों से इसके एनालिसिस भी आ रही है। जो बजट आया है आपने भी उसको अपने हिसाब से उसका एनालिसिस किया होगा। अगर आप हमें और हमारे श्रोताओं को ये बता सके कि इस बजट को के प्रति आपका क्या नज़रिया है, किस तरह से आप इसको देखती हैं, केवल इस टर्म में नहीं कि ये अच्छा है या बुरा, क्योंकि केवल अच्छे बुरे में इतने बड़े बजट को, इतने लेयर्ड सिस्टम को परिभाषित करना ठीक भी नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा विस्तार से आप हमें समझा पाएँ कि इसमें इसकी बारीकियाँ क्या हैं इस बजट की, और कैसे ये बजट आने वाले समय के लिए हमें एक कुछ उम्मीद देता है या नहीं देता है, या जो पीछे चीज़ें गई हैं उनसे ये किस तरह से आगे जा रहा है, अच्छा है या बहुत उम्मीदें नहीं जताता। जो भी आपके अपने निष्कर्ष हों उसके बारे में एक बार थोड़ा सा हमें समझाएं इस बजट के बारे में। पहले नमस्ते और बुलाने के लिए शुक्रिया। शायद मेरी राय बहुत और लोगों से, और शायद आपको भी असहमति होगी जो मैं कहने जा रही हूँ, कि कुछ दिन पहले जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि मध्यम वर्ग का दुख मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद मध्यम वर्ग से हूँ। तो इससे मैं थोड़ा शुरू करना चाहूंगी। उनका अगर आप एफिडेविट देखें जो चुनाव आयोग के यहाँ वो दायर होता है चुनाव के समय, तो उसमें सबको अपनी संपत्ति बतानी होती है। उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति कुछ 1.8 करोड़ के आसपास बताई है। और पेरिस में शायद आपने उनका नाम सुना होगा, अर्थशास्त्री है तोमा पिकेटी, जो बीच बीच में इनइक्वालिटी पे काफी लिखते भी हैं। बीच में एक बार इंडिया भी आए थे। तो उनका जो ग्रुप है वहां पर उन्होंने एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस बनाया है। अगर उसमें आप अपनी आय डालेंगे अपने देश में और कितने लोग हैं आपके परिवार में, तो वो आपको बताएगा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में आप कहाँ बैठते हैं। आप मध्यम वर्ग हैं या आप
टॉप 1% में है। तो उसमें आय के लिए भी है और संपत्ति के लिए भी है। संपत्ति अगर आपकी 1.8 करोड़ है तो आप टॉप 1% में आते हैं देश के, इस डेटाबेस के अनुसार। तो मेरे ख्याल से जो दिक्कतें हैं हमारे बजट की समझ की, वो इस बात से शुरू होती है कि जो व्यक्ति टॉप 1% में बैठा है या बैठी है, वो अपने आप को मध्यम वर्ग समझती हैं। हाँ, आप अपनी स्थिति को ठीक से आंक नहीं पा रहे। जैसे मैं आपको भी पूछूंगी तो आप भी शायद अपने आप को मध्यम वर्ग मानेंगे। और आप, हाँ, लेकिन अगर आपके घर में टॉयलेट है जहाँ पे सोएज लाइन लगी हुई है, जहाँ पे सीवर लाइन लगी है, तो आप टॉप 20% है अर्बन इंडिया के। अब क्या आप टॉप 20% को मध्यम मान सकते हैं कि नहीं, वो एक सोचने वाली बात है। इसको मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही अर्थशास्त्री जो है थॉमस पिकेटी, उन्होंने कुछ साल पहले बोला था कि इंडिया जैसे देश में, खासकर चाइना की तुलना में, आयकर की जो बेस है वो इतनी कम क्यों है। और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे आयकर की बेस इनकम लोगों की कम होने की वजह से तो है ही, लेकिन इसका दूसरा मुख्य कारण ये है कि साल दर साल जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो हमारे देश में बढ़ाई जाती है। तो अगर आप उसको बढ़ाते जाएंगे तो आपका, जैसे लोग अमीर हो रहे हैं वैसे एग्जेम्पशन लिमिट भी बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह से एक जो आय का बहुत अच्छा स्रोत है दूसरी दुनिया के देशों में, वो यहाँ पर इतना अच्छे से बढ़ नहीं पा रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि ओवरऑल अगर आप जीडीपी देखें तो उसकी दर बहुत अच्छे से बढ़ रही है। तो बजट में एक तो हम खर्चों पे निगरानी रखते हैं, फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, और वो बिल्कुल जायज बात है। लेकिन बजट में कर और राजस्व बढ़ाने का जो स्रोत है उस पे भी हमें नजर रखनी जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर की सरकारों के दो, कम से कम मकसद, दो जिम्मेदारियां हैं। एक है कि आप ग्रोथ को बढ़ावा दें, उसके लिए कदम उठाएं, जो इस बजट में काफी होंगे, उस पे मेरा इतना काम नहीं है। लेकिन दूसरा ये है कि आप रीडिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करें, कि जो सक्षम वर्ग है उससे जो कर या राजस्व जनरेट होता है उसको लेके आप देश भर के लोगों के लिए जन सुविधाएं, जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल, मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के लिए अपना धन उपलब्ध करवाएं। अगर आप एक वर्ग को छोड़ दे रहे हैं, उसकी एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा रहे हैं इनकम टैक्स की, तो ऑब्वियसली, और आपको फिस्कल डेफिसिट की भी फिक्र है, तो आपको खर्च काटने होंगे। और इस बजट में हमारा इस बात पे काफी निराशा, हमारे लिए काफी निराशाजनक इसलिए रहा क्योंकि जो सोशल सेक्टर है, जो सामाजिक सुरक्षा की स्कीम्स हैं, जो रिडिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, जो सबसे कमजोर वर्ग को बचाती है भूख से और मौत से, उन सभी स्कीमों में बहुत कटौती हुई है। इसमें मनरेगा का तो आपने सुना ही होगा कि पिछले साल की अभी मजदूरी बकाया है। ये बहुत बड़ी चीज है कि जो गरीब मजदूर है, जिसकी कोई जमीन नहीं है, वो जाके, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है, तो वो 200-250-300 रुपए की मजदूरी कर रहा है या कर रही है, उसको आप 6-6 महीने तक लटकाते हैं, उनकी मजदूरी नहीं छोड़ते। अब ये जो 60,000 करोड़ इस साल दिया गया है, उसमें से काफी बड़ा हिस्सा तो पिछले साल वित्त वर्ष का बकाया मजदूरी क्लियर करने में निकल जाएगा। फिर इस साल के लिए कुछ कम ही बचेगा, बहुत कम बचेगा। और ये जो पैटर्न है ये 5-7 सालों से चल रहा है। हर साल हम लोग अक्टूबर नवंबर में बोलना शुरू करते हैं कि मजदूरों की मजदूरी बकाया रह रही है, तो सरकार को पैसा रिवाइज करना चाहिए एस्टिमेट। लेकिन सरकार ने कभी ऐसे ना करके वो अगले बजट में ही उसको जो आवंटन करती है वो किया है, जिससे पिछले 6 महीने 5 महीने की मजदूरी बकाया खाली होती है। फिर वही साल, क्योंकि अब 5 महीने का तो पिछले साल में चला गया खर्चा, इस साल के लिए 2-4 महीने के लिए ही बचता है। सो द पैटर्न कीप्स रिपीटिंग, वही बार बार हर साल। और इसको ठीक करने के बजाय इस साल तो उन्होंने उसको और भी कम कर दिया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी डिस्ट्रेस तो है। और दूसरा, आपको याद होगा कि दिसंबर में जो खाद्य मंत्री है, उन्होंने कहा कि जो कोविड के समय में प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना, PMGKAY,
उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो खाद्य सुरक्षा कानून है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें लोगों को राशन सस्ता मिलता है गल्ले की दुकान से, कोटे की दुकान से। उसमें उन्होंने हर व्यक्ति का 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह से 10 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दिया था। वो एक बहुत अच्छा कदम, और काफी जल्दी उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया था। अप्रैल में ये बात शुरू हो गई थी, अप्रैल 2020 में, लॉकडाउन के समय। और वो प्रावधान 2 साल लगभग रहा है कि हम दुगना उन लोगों को दे रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने ये बंद कर दिया है। तो इस वजह से, इसको बंद करने की वजह से सरकार की खाद्य सब्सिडी जो है, फूड सब्सिडी, उसमें उनकी 1.5 लाख करोड़ की बचत हुई है। और हमें ऐसे उम्मीद थी कि ठीक है, अब आपका यहाँ ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो आपका बजट है वो बच रहा है, तो उसको आप इन्हीं तरह की स्कीम्स में, किसी दूसरी कल्याणकारी योजना में इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। और ऐसी बहुत सारी सरकार की स्कीमें हैं जो सरकार लोगों को बहुत फायदा पहुंचाती है। एक तो है वृद्धावस्था और विधवा पेंशन। उसमें आप मानोगे नहीं कि आप मैं क्विज करती हूँ कि 2006 से लेके आज तक आप ये बताइए कि केंद्र सरकार का वृद्धावस्था और पेंशन के लिए प्रति माह कितना कंट्रीब्यूशन होगा? नहीं, कोई आइडिया नहीं। 200 बाकी अगर किसी को हो तो? नहीं, 200 रुपए। 200 रुपए 2006 से उसको बढ़ाया नहीं गया। मेरे जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस होती है जो हमारी सैलरी को एडजस्ट करती है, क्योंकि महंगाई है। जी जी। तो इस तरह का प्रावधान इन तरह की स्कीम में न होने की वजह से बहुत अच्छी स्कीम्स भी मार खा रही हैं। तो हमारा ये सुझाव, 3 साल से हम वित्त मंत्री को, कुछ 50 इकोनॉमिस्ट है, हमने लिखा है कि इसको कम से कम केंद्र सरकार की तरफ से 500 रुपए का योगदान हो, और कुछ कुछ स्टेट्स अपने तरफ से उसको और बढ़ाते हैं। तो एक तो ये स्कीम थी जिसमें उसको बढ़ाया जा सकता था। दूसरी एक मातृत्व लाभ की योजना है जो प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर 2016 नोटबंदी के बाद अनाउंस की थी कि जो जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में मेरी तरह की महिलाएं, अगर उनका बच्चा होता है, उनको 6 महीने की पेड लीव मिलती है, लेकिन हम तो सिर्फ 5-10% हैं। बाकी सब महिला तो असंगठित क्षेत्र में काम करती है, उनके लिए कुछ नहीं था। तो खाद्य सुरक्षा कानून में कहा गया कि इनको 5,000 रुपए प्रति गर्भवती होने पर उनको दिया जाएगा। जी जी। तो अब इस स्कीम को अगर हम यूनिवर्सल लागू करना चाहते हैं तो इसका बजट होना चाहिए 14,000 करोड़। ठीक है। और अभी पिछले, जब से ये स्कीम लागू हुई है 2017 में, तब से इसको 2,500 करोड़ से ज्यादा नहीं दिया गया। इस बजट में भी इसका बजट काफी कम रखा गया है। इसी तरह से बच्चों का जो बजट है, जिसमें मध्याह्न भोजन और आंगनवाड़ी, ये 2 सरकारी स्कीमें हैं, उसको भी ना के बराबर बढ़ाया गया है। आमतौर पे उम्मीद होती है कि 2 वजह से इसकी रकम बढ़ेगी। एक तो ये कि जैसे हम और बड़ा देश हो रहा है, 2nd 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो रहे हैं, तो श्योरली हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी और रिसोर्सेज होने चाहिए और हमें और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो एक तो इस वजह से बढ़ेगा, और दूसरा महंगाई बढ़ रही है, इसलिए उसके लिए भी आपको थोड़ा बढ़ाना है। लेकिन अभी पिछले सालों में हम देख रहे हैं कि जो अगर बढ़त होती भी है, वो हमेशा नहीं होती, तो वो इतनी भी नहीं है कि आपको महंगाई से बचा सके। अगर पिछले साल आप ICDS के बजट, आंगनबाड़ी के बजट से 1 अंडा खरीद सकते थे हर बच्चे के लिए हर रोज, आज वो नहीं खरीद पाएंगे। पिछले 2 साल में वो 5 से 8 रुपए का हो गया है अंडा, या 7 रुपए का हो गया है जी। तो अगर आपका इतना इक्का दुक्का बजट बढ़ेगा, तो वो ये होगा कि आंगनवाड़ी में रोज अंडा मिलने के बजाय सिर्फ 4 दिन दे पाएंगे, या आधा आधा अंडा देना होगा। तो इसका बहुत सीधा प्रभाव पड़ता है कि उस स्कीम को आप किस अच्छे तरह से लागू कर पाते हैं कि नहीं। और ये माओ और बच्चों पे मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि भारत में कुपोषण की समस्या बहुत ज्यादा है। ये आंकड़े बार बार आते हैं और सरकार उसको कभी कभी नकार भी देती है, लेकिन समस्या तो है। आप इन इंडेक्स जो आते हैं जिसमें इंडिया का रैंकिंग बहुत खराब है, आप उसको बेशक उसको रद्द कर दें क्योंकि उनमें जरूर प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर
अंडर नरिशमेंट, अंडर न्यूट्रिशन, कुपोषण की समस्या बच्चों में खासकर बहुत है जी। और इस समस्या को उसी पहले 6 सालों में बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में आप उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आंगनवाड़ियां और जो मातृत्व लाभ योजना है वो बहुत अहम है हमारे भविष्य के लिए भी, ताकि हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकें। तो ये जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें हर तरफ से अगर आप देखें, इस काफी नुकसानदेह बजट मैं समझती हूँ। और इसकी वजह एक ये है कि सरकार जो थोड़ा सक्षम वर्ग, सो कॉल्ड मिडिल क्लास है, उसको उससे डरती है और उसको खुश रखना चाहती है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि वो केवल 20% होंगे ज्यादा से ज्यादा देश में इस तरह का जो वर्ग है। तो अगर आप रिसोर्सेज नहीं जुटा सकते, आपकी हिम्मत मतलब पॉलिटिकल विल नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली जो गाज पड़ेगी वो गरीबों पे पड़ेगी, जिसकी वैसे ही इस लोकतंत्र में कम आवाज है। ठीक बात। तो मैं थोड़ा सा एक जो बजट का के नंबर्स हैं जो प्रोफेसर रितिका अभी कह रही थी उसको समझा दूं। जैसे मनरेगा के बारे में अगर देखा जाए तो 20-21 का मनरेगा का जो बजट था वो 1,11,000 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर था। फिर जो पिछला बजट था 21-22 का, वो उसको सरकार ने घटाकर 73,000 करोड़ रुपए कर दिया था, एक बड़ा कट किया था। लेकिन जो संशोधित बजट था वो 98,000 करोड़ किया गया, क्योंकि जो बजट होता है वो अनुमान होता है और बाद में जब वो ख़त्म होता है ईयर एंड, तो उस टाइम पे जाके उसको रिवाइज बजट होता है फाइनल उसमें। इसके बावजूद सरकार के पास इसका मतलब आंकड़ा है कि मनरेगा का जो बजट है उसमें अनुमानित से ज़्यादा रिवाइज बजट में खर्च हो रहा है। वहाँ पर डिमांड ज़्यादा और वहाँ पर लोग ज़्यादा हैं काम करने के लिए, उपलब्ध ज़्यादा लोग हैं। उसके बावजूद इस बार का भी बजट 73,000 करोड़ रुपए ही रखा गया, तो -25.5% की, मतलब 25.5% की गिरावट है पिछले एक्चुअल खर्च में। उसमें भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत बड़ा हिस्सा इसमें पिछले साल का जो बकाया है वो है। तो ये एक मनरेगा की है। इसी तरह से मैं कुछ स्कीम्स को देख रहा हूँ यहाँ पर, तो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में सरकार ने ठीक ठाक बढ़ोतरी की है, 28% का इसमें इजाफा किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पेयजल मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, 33% के आसपास। और जिसका जिक्र प्रोफेसर रितिका खेड़ा कर रही थी कि आंगनवाड़ी और बच्चों के पोषण का मसला, ये मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जो भी हमारी आबादी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भारत की सारी ग्रोथ, सारे विकास और सारे फाइनेंशियल जो वित्तीय हमारी ग्रोथ है उसके पीछे यहाँ की वो बड़ी आबादी है जो कि बहुत यंग है और जो कामकाजी है, जो काम करेगी, जो इस देश को के विकास में आगे ले जाने में योगदान देगी। उसके हेल्थ को लेकर एक बड़ा कंसर्न है कि उसके लिए जो पोषण की समस्या है, उसमें बहुत बड़ी आबादी है जो कुपोषण हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे उस जो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है, जो 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 विकास की यात्रा, उसको डेंट करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है कि आप कमज़ोर, विकलांग, इस तरह की आबादी के साथ आपके पास बहुत बड़ी आबादी ऐसी हो तो किसी काम का नहीं। तो ये इन्वेस्टमेंट उस तरह का इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिटर्न देता है एक टाइम के बाद। तो वहाँ पर एक ये बड़ी गिरावट है वो दिख रही है इसमें। और इसी तरह से राष्ट्रीय फसल बीमा योजना में भी गिरावट दिख रही है। तो ये मैंने थोड़ा सा आंकड़ों के जरिए जो स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री की, सरकार की, उसको देखने की कोशिश की है कि कहाँ कहाँ गिरावट है और कहाँ कहाँ इसमें बढ़ोतरी की गई है। आनंद, आपने सुना प्रोफेसर रितिका खेड़ा ने बहुत विस्तार से कुछ चीज़ों का जिक्र किया। उसमें एक तो ये मध्यवर्ग का जो मसला है कि वो मध्यवर्ग क्या है, कितना बड़ा नहीं है, और दूसरा एक बड़ा फैशनेबल टर्म कहिए या कहिए बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाली बात हो गई कि जब भी बजट आता है पिछले 5-10 सालों में, तो एक बड़ा एक इको चैम्बर कहें या कहें कि एक चारों तरफ से एक हल्ला होने लगता है, मध्यवर्ग के लिए क्या है, मध्यवर्ग के लिए क्या है, उसके टैक्स के लिए क्या है, उसको खुश करने के लिए क्या है। ये बातें शुरू हो जाती हैं। जैसे इस बार भी था कि टैक्स की छूट बढ़ाओ, टैक्स की छूट बढ़ाओ, टैक्स की छूट बढ़ाओ। और मध्यवर्ग ऑब्वियसली बहुत लेयर पे टैक्स तो लग ही रहा है, दे ही रहा है।
तो वो जो मध्यवर्ग का कंपल्सन है, जिसकी तरफ प्रोफेसर रितिका खेड़ा कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल चाहिए, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा उसको दिखाया जा रहा है, इस पर एक तो आपकी राय, और दूसरा वो टैक्स के मसले पर आऊँगा मैं। थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल इसके आपके दोनों के कमेंट के बाद प्रोफेसर रितिका से करूँगा कि वो टैक्स का जो मसला है वो कैसे सॉल्व होगा। वो एक उसी में नई टैक्स रेजीम, पुरानी टैक्स रेजीम, वो एक दूसरा लेयर है, तो उस पर मैं बाद बात करूँगा, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, मध्य वर्ग की अवधारणा जो है भारत में एक सेल्फ आइडेंटिटी की चीज़ हो गई है कि सेल्फ आइडेंटिफाई आप कैसे कर रहे हैं। उसके इकोनॉमिक और सोशियोलॉजिकल मेजर्स, जैसे इकोनॉमिक थॉमस पिकेटी की असमानता की जो अवधारणा है, उसके इंडेक्स जो हैं, उसके मापदंड जो हैं, वो एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव है और एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी मध्य वर्ग का हो सकता है। लेकिन यहाँ जो है प्रोफेसर खेड़ा ने उच्च वर्ग की बात की, जो कि मध्य वर्ग में अपने को आइडेंटिफाई करता है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह भी अपने को मध्य वर्ग में ही कह दिए। तो एक तो वो है, और दूसरा है कि जो निचले तबके का है, वो ठेला लगाने वाला जो सड़क पे है, वो भी पूछिएगा तो एक बोलेगा कि हम भी मिडिल क्लास ही हैं, खाते पीते हैं मिडिल क्लास, खाते पीते हैं मिडिल क्लास ही हैं। तो ये एक जो पॉपुलर नैरेटिव है वो बहुत सेल्फ आइडेंटिटी की ओर है कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो अगर रिगरस एक्सरसाइज है उसमें जो है इन परसेप्शंस को नहीं लिया जा सकता है। और एक बात और है कि जो टैक्सेशन अगर उसका एक मापदंड है, तो जो इनफॉर्मल इकॉनमी है, जो और इनफॉर्मल अर्निंग सिस्टम्स हैं जो इसमें नहीं है, उसके में भी एक मध्य वर्ग का बड़ा तबका है। तो वो भी है, एक बात है। एक चीज़ इसमें यह भी है कि जो 5 से 7 लाख का जैसे टैक्स वाला किया गया, स्लैब बढ़ा दिया, तो उसमें जो न्यू इंट्रेंट्स हैं फॉर्मल इकॉनमी में, जॉब मार्केट में न्यू इंट्रेंट्स हैं, जनरली उन्हीं को टारगेट किया गया है कि 7 लाख वाला स्लैब में ज़्यादातर वही रहेंगे। सरकार कहना है कि 1 करोड़ नए लोग ऐड हो जाएंगे इससे, रहेंगे। और एक मतलब एक आशा यह भी है कि ये जो है इनकी डिस्पोजेबल इनकम हाथ में ज़्यादा रहेगा, तो जो है खर्च करेगी और जो लोन एडेड खर्च भी हो सकता है, क्योंकि जो टैक्स से मनी सेव होगा, जो पैसा बचेगा। तो एक ये है, ये कुछ एजम्पशंस हैं इसमें। दूसरी चीज़ जो है इस बजट में, जो कि महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे ख्याल से, और जो एक फिस्कल कंसोलिडेशन पर ज़्यादा बल दिया गया है, जो वित्तीय अनुशासन है। तो अभी जो है टारगेटेड है कि जो जीडीपी का प्रतिशत हो फिस्कल डेफिसिट का, उसको 5.9 तक रखना, जो पिछले 2 सालों में 6.7 से 6.4 तक लाया गया, और 2025-26 में मेरे ख्याल से टारगेट इन्होंने रखा है उस समय तक इसको 4.5 तक ले। करंट का इन्होंने 6.4% रखा है। नहीं, करंट में अभी टारगेटेड है 5.9, लेकिन 25-26 तक इन्होंने किया है कि इसे जो रोड मैप है कह सकते हैं कि 4.5 का किया है। तो एक तो वो एक मेरे ख्याल से वो महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि पेंडेमिक के समय जो फाइनेंशियल जो डिसरप्शंस हैं, खासकर जो 2020 के मध्य में जो जिस तरह का खर्च हुआ, कुछ योजनाएं उसमें खेड़ा जी ने भी बताई, तो उसमें उसके लिहाज से और मतलब वित्तीय अनुशासन मेरे ख्याल से अभी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर और भी जो हम लोग देख रहे हैं आसपास की स्थिति वगैरह, ये सब के भी संदर्भ में। तो वो तो एक इसमें दिख रहा है। लेकिन इसमें 3 चीज़ें हैं, जैसे कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, जो बहुत सारी योजनाएं जैसा कि अभी चर्चा में आया कि वो नहीं हैं, चाहे जो एक होता है बिग टिकट जो वेलफेयर मेजर्स, वेलफेयर स्कीम, थोड़ा एम्बिशस, उसकी कमी दिखी इसमें। मेरे ख्याल से अब बजट की उतनी सेंट्रलिटी जो है वेलफेयर पॉलिटिक्स में नहीं रही, वेलफेयर इन इंस्टॉलमेंट्स हो गई है। जैसे कि आपको याद होगा 2019 जो आम चुनाव थे,
उससे पहले 2018 के दिसंबर में पीएम किसान आया था, तो वो बजट का पार्ट नहीं था, वो बाद में आया। और भी कई चीज़ें जो हैं वो जो है एक पॉलिटिकल रिस्पांस जो है वो जो है इंस्टॉलमेंट्स में जिसको कह सकते हैं पीस मिल वेलफेयर मेजर्स में दिख रहा है। और बजट जो है ज़्यादा अब बेसिकली फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेसी का स्टेटमेंट हो गया है कि ये वो और कई सारी योजनाएं जो हैं, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं शॉर्ट टर्मिज्म में आ गई हैं कि ये योजना वो योजना। तो ये भी है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो कुछ बड़े बड़ी योजनाएं हैं इनका मन नहीं बनाया। हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में आपको दिखे कुछ नई योजना, हाँ दिखे, लेकिन इससे एक ये मैं इस पर बात ये ला रहा हूँ कि इसका जो वित्तीय अनुशासन है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया उस पर असर पड़ेगा इस इलेक्टोरल इलेक्शन साइकिल। आपकी बात पे मुझे एक बस छोटा सा चुटकुला याद आ गया, मतलब वैसे कि हो सकता है बीच में कुछ नई योजनाएं बाद में देखें, वो इसलिए भी हो सकता है कि ये आपको पता नहीं कहाँ से ये संकेत मिला हो या इशारा लगता हो कि बाद में प्रधानमंत्री इस तरह से करते हैं। और दूसरा, प्रधानमंत्री की जो छवि है वो इस तरह की छवि है कि शायद वो नहीं चाहते कि किसी योजना के क्रेडिट वित्त मंत्री के जिम्मे चला जाए, तो कुछ होगा भी तो वही अनाउंस करेंगे, उसके बाद वो सरकार बजट का हिस्सा बनेगा, उससे पहले कोई और घोषित करके उसका क्रेडिट लूट ले जाए, शायद ऐसा नहीं चाहते वो। हाँ वो भी हो कर सकते हैं, मतलब पर्सनलाइज्ड खैर वो हो और मैं इस पे ला रहा था कि एक तो ये जो वित्तीय अनुशासन है का जो रोड मैप है उसका इस तरह के इंस्टॉलमेंट्स वाले मेजर्स का चूँकि उसको अकाउंट में नहीं लिया गया है उस पर असर पड़ेगा इसका। दूसरा है जो वैश्विक मंदी है उसको, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में भी उस पर बात है लेकिन बहुत विस्तार से नहीं, उसको मतलब कि एज एन एक्सटर्नल फैक्टर जो है उसका भी। और तीसरा है कि जो लंबा जो ये यूक्रेन युद्ध चल रहा है, एक जो इकोनॉमिक सर्वे में एक बात है कि बैलेंस शीट्स जो है कॉर्पोरेट्स का और बैंक्स का क्लीन हो गया, मतलब लगभग। तो इससे जो है फ्रॉड कर रहे हैं कि जैसे कि बैंक्स ज़्यादा लेंड करें और ये इन्वेस्ट करें जी। तो लेकिन ये एजम्पशन होना कि अगले 12 महीनों में ये होगा, इस पर बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। ये भी अब इन तीनों जो कारण हैं अब इनके मद्देनज़र ये भी बहुत निश्चित नहीं, खैर निश्चित तो बहुत कुछ नहीं है। तो मैं इतने शार्दुल, आप अपनी पहली टिप्पणी दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रोफेसर खेड़ा और आनंद की बात सुन के मेरे दिमाग में फाइनल एक धारणा हुई छोटी सी बजट को लेके जी। और डिस्क्लेमर ये कि मुझे फाइनेंस जगत के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता कि सरकार, ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही हैं यहाँ पर, इसीलिए प्रोफेसर रितिका खेड़ा से हम लोग सरकार जो है वो नई पीढ़ी या भविष्य के लिए ना, उसके भविष्य के लिए चिंतित या परवाह करती हुई नहीं दिखाई दे रही। जो टैक्स वाली बात आई, तो टैक्स का तंत्र अभी तक बचत को थोड़ा प्रोत्साहन देता था स्मॉल स्केल के। अधिकतर काफ़ी सारे लोगों को, कम से कम मेरे सर्कल में मैं जानता हूँ, जो टैक्स बचाने के नाम पर ही एनपीएस, पीपीएफ या वो पोस्ट ऑफिस वाला यही सब बचत करते थे, वो भी इसलिए कि टैक्स में छूट मिल जाती है। अब आपको कि खाओ पियो मौज करो। और दूसरी बात यह कि सरकार ये भी कहती रहती है कि उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, फिस्कल डेफिसिट मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस साल जो टॉप की आय वाले हैं 2 करोड़ या उससे ज़्यादा की, उनके इनकम टैक्स पे सरचार्ज घट गया। मैं देख रहा था 37% से घटकर 25% हो गया है। उस समाज के उस सेक्शन को मुझे नहीं लगता किसी छूट की आवश्यकता है। और आप सोशल सेक्टर्स में से कट कर रहे हैं जैसा अभी सब चर्चा में हुआ। तो ये बातें बड़ी अजीब सी हैं, ये फ्यूचर के लिए नहीं दिख रही। और आप अगर ये टैक्स वाला छोड़ भी दें कि चलिए बचत नहीं होगी, तो हमारे सोशल सेक्टर भी तो इतने मजबूत नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो शिक्षा का हो। हमारे देश में अभी भी बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसे लोगों की है जिनके घर में अगर कोई सीरियस बीमारी हो
तो वो दिवालिया होने की कगार पे आ जाते हैं। और ये परसिस्टेंट प्रॉब्लम है, लगातार चलती आ रही है। तो मुझे तो केवल यही इन्फ्रेंस दिखाई दे रहा है, बाकी पूछने वाली बहुत सारी बात है। मैं अगर प्रोफेसर खेड़ा से एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि हर बार बजट में हम नोटिस करते थे डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश का बड़ा ढोल पिटता था। बिल्कुल, सरकार इतना विनिवेश करना चाह रही है। इस बार वो मिसलेनियस में पड़ा हुआ था और पिछले साल का टारगेट 48% ही हुआ है और उसका जिक्र भी नहीं हुआ किसी भाषण में, किसी सुर्खी में। तो अब मैं ज्यादा जानता नहीं, लेकिन ये तो एक ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे दिमाग में भी ये सवाल था कि पिछला जो टारगेट था वो 1.78 लाख करोड़ रुपए का था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अनाउंसमेंट किया था ये बिग टिकट डिसइन्वेस्टमेंट होगा और पैसा आएगा, और अचानक से वो 1.78 लाख करोड़ से घटकर करीब डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट इतना नीचे आ गया, मेरे ख्याल से 40-42 हज़ार करोड़ के आसपास जो भी है, देख रहा था मैं। और उसका भी जिक्र अलग से नहीं हुआ, उसको मिसलेनियस में, जैसा आप कह रहे हैं कि मिसलेनियस में डाल दिया गया और खुले तौर पर उसका जिक्र नहीं हो रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट की जो गाड़ी थी वो पटरी से उतर गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये भी मेरे भी दिमाग में ये सवाल था। एयर इंडिया है और मेरे ख्याल से जो आंकड़ा इन्होंने दिया है वो 37,000 करोड़ उसमें वो बस कर पाए। हाँ, और लेकिन आप देखिए कि अनुमानित था 1,78,000 करोड़ रुपए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या सरकार जो कह रही है कि उसके पास जो खर्च करने के लिए पैसा नहीं आया, वो तो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को ना पूरा कर पाना, क्या ये भी उसका एक कारण रहा? ऑब्वियसली ये तो हो गई। हाँ, ऋतिका खेड़ा से जानते हैं हम उसको। हाँ, एक्चुअली फिस्कल कंसोलिडेशन की काफी बात हो रही है, तो मैं फिर से एक छोटी बात अपनी दोहराऊंगी कि जब आप अपना बजट बनाते हैं, ठीक है, तो आप दोनों चीजों पे आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आप खर्च कितना कर रहे हैं, अपनी आय के अनुसार करिए, लेकिन दूसरा ये भी कि आप अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो यू कैन टॉक अबाउट द रेवेन्यूज। आप राजस्व की भी बात कर सकते हैं। जब फिस्कल डेफिसिट की फिक्र है तो या तो आप अपना राजस्व बढ़ाएं या आप अपना खर्चा घटाएं। लेकिन इंडिया में जब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, वो एक्चुअली एक कोड वर्ड है खर्चा घटाने की के लिए। व्हेन पीपल से फिस्कल डेफिसिट, उनका मतलब है कि खर्चा घटाओ। ये वो जो राजस्व बढ़ाने की बात हम नहीं करते और मीडिया भी नहीं करता खास, क्योंकि वो एक्चुअल में हमें बोझ उठाना पड़ेगा, वो वाली चीज हमें ही काटने आएगी, इसलिए हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो बिल्कुल टॉप इनकम वाले हैं उनका सरचार्ज घटाने की या हटाने की क्या जरूरत थी। और अगर आप इन दोनों चीजों को एक साथ देखें कि एक तरफ से जो टॉप 20% है उनको छोटी छोटी राहत दी गई है, और दूसरी तरफ जो बॉटम 50% है, जो सबसे नीचे का 50% है, उसके लिए जो थोड़ी प्रोटेक्शन थी उसको बचाने के लिए भूख से या बीमारी से, उसका बजट काफी हद तक कट गया है। तो आमतौर पे जब हम इकोनॉमिस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन की परिभाषा है कि आप अमीर से लेकर जिसके पास नहीं है उस तक पहुंचाए। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, आप उनको राहत दे रहे हैं जो ऑलरेडी काफी कंफर्टेबल हैं, आरामदेह जीवन जी रहे हैं, और उनको सता रहे हैं जिनका वैसे ही जीवन यापन बहुत मुश्किल से हो रहा है। एक छोटी सी बात में पे केंद्रित चर्चा करूंगी, वो है वेल्थ टैक्स। ये बहुत सालों से है ही नहीं इंडिया में। अरुण जेटली जी के टाइम में इसको खारिज कर दिया गया था। और आप अगर देखें, एक अनुमान लगाया गया है, एस सुब्रमण्यम एक इकोनॉमिस्ट है, कि अगर देश के 950 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति पे आप 4% का वेल्थ टैक्स लगाते हैं वन टाइम, तो आप जीडीपी का 1% जितना कर इकट्ठा कर सकते हैं। सो टैक्स ऑफ 4% ऑन वेल्थ देश के केवल 953 सबसे अमीर लोगों पे आपको 1% दे सकता है जीडीपी का। और दूसरी तरफ, हाँ, आप दूसरी तरफ देखिए, अगर मनरेगा, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इन पांचों को इकट्ठा करें
तो इनका कंबाइंड बजट इस साल जीडीपी का 0.3%, 3.5% आ रहा है। हाँ, 0.3.5। तो मतलब ये जो खर्चा है ये बहुत ही कम है एक देश में जहां पर लोगों को इतनी तकलीफें हो रही हैं। और ये कोविड अभी जो लॉकडाउन में हमने देखा था, वो ऐसे नहीं है कि वो वाला सारा मामला खत्म हो गया है। वो उसको उतनी मीडिया में जगह नहीं मिल रही, वो अलग बात है, लेकिन जीवन लोगों का काफी कठिन अभी भी है। और इसी कोविड से ही जुड़ा एक बहुत लंबे समय तक हमें शायद पीछे खींचने वाली बात यह है कि 2 साल के लिए लगभग स्कूल बंद रहे। प्राथमिक स्कूल में बच्चों का जाना रुक गया, और अभी तो 2 साल बाद जब खुले भी हैं तो बहुत सारे अलग सर्वे आए हैं जिसमें बताया गया है कि जो उनको थोड़ा बहुत आता था वो भी बहुत सारे बच्चे भूल गए हैं, और साथ में उनकी ऑटोमेटिक प्रमोशन होती गई। तो अब वो दूसरी का बच्चा चौथी पांचवी में पहुंच गया है, उससे पढ़ा लिखा नहीं जा रहा, तो ऑब्वियसली वो डिमोटिवेट भी होंगे, और इससे ये भी गुंजाइश है कि वो ड्रॉप आउट कर देंगे क्योंकि वो कोप नहीं कर पा रहे। इन सब चीजों पे सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्योंकि वो समझ रही है ऑनलाइन शिक्षा आराम से सबकी चली है। तो शिक्षा का बजट वैसे नॉमिनल टर्म्स में शायद थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया है। और एक आखिरी जो आपके साथी बता रहे थे कि बजट की इतनी अहमियत नहीं रही, कि बजट इस तरह की योजनाओं की घोषणा बाद में भी हो जाएगी और इसका बजट बाद में भी शायद बढ़ाया जा सकता है। मुझे इसकी गुंजाइश नहीं लग रही, और मनरेगा इसका बहुत स्पष्ट एग्जाम्पल है। जब अक्टूबर में संकेत आपके पास आ गए हैं 5 साल से कि बजट खत्म हो गया है और बकाया मजदूरी बढ़ती जा रही है, तब भी कभी उन्होंने बहुत 1 साल शायद उन्होंने बीच में दिसंबर में एडिशनल एलोकेशन किया था जी। तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि उनकी कोई मंशा है कि आने वाले समय में इस तरह के प्रोग्राम जो बिल्कुल ही वंचित लोगों तक पहुंचते हैं, उनको बचाते हैं, उनको कुछ खास करने का मुझे उम्मीद कम लग रही है। मेरे ख्याल से आनंद का भी जो कहना था वो था कि ऐसा क्या पता कुछ हो जाए, ऐसा नहीं कि जो योजनाएं हैं उनमें रीएलोकेशन का नहीं, लेकिन नई योजनाएं फ्लोट करने का, ये मतलब गवर्निंग स्टाइल इस सरकार की रही है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है ना, क्योंकि लोगों के लिए जो इस तरह का वर्ग है, जो इस तरह के लोग हैं, वो मुश्किल से अपने हकों के बारे में जानते हैं। अभी वो स्कीम के बारे में 1-1.5 साल तक जानेंगे, जब तक उस पे काम करना शुरू करेंगे तब तक आप स्कीम ही बदल दोगे, उसके पैसे ही खत्म कर दोगे। तो फिर वो तो उनको बताने की बात हो गई ना कि आज आप पीएम किसान के बारे में सीखो, पहले आपने मनरेगा के बारे में सीखा। हाँ, मतलब आप कुछ हर बार एक नई स्कीम लाएं और फिर एक 2 साल के बाद वो डिफंक्ट हो जाए नई स्कीम, ये तो उससे भी कोई बहुत सस्टेनेबल फायदा लॉन्ग टर्म में मिलने की उम्मीद कम रहती है। नहीं, और मेरे ख्याल से लोगों को थकाने का तरीका भी है ना। ठीक बात। बहुत सारे सवाल अगर आप मुश्किल से तो वो समझते हैं कहाँ अप्लाई करना है। जी जी जी। हाँ, एक तो मैं ये ज़रूर कहना चाह रहा था, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, पर मुझे याद है मैंने पिछले साल ये रिपोर्ट पढ़ी थी कि भारत सरकार जो हमसे एजुकेशन सेस लेती है, जो भी हम कुछ खरीदते हैं उसमें लगा रहता है, वो खर्च नहीं हो रहा है, वो पैसा वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, उसको खर्च नहीं किया जा रहा है। तो ये एक एडिशनल प्रॉब्लम है इसमें। मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा था कि एमएसएमईज पर काफ़ी लोग बात कर रहे थे। अगर निचले तबके के या व्यक्तिगत फाइनेंसेस को छोड़ दें तो छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को लेकर कहा जा रहा था कि वो भारत में पिछले 2-4 साल से बहुत ज़्यादा पिट रहे हैं और बंद हो रहे हैं। इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में 33% की सरकार ने बढ़ोतरी ज़रूर की है, लेकिन ये सारे सोशल एक्सपेंडिचर से उसने घटा दिया है। तो एक तो क्या सिर्फ ये एक्सपेंडिचर एलोकेट करने से बेरोजगारी की जो समस्या है वो दूर होगी? और इससे एडिशनल क्वेश्चन ये है कि लेकिन जो इसका खमियाजा है, तो क्या इससे गैस की, खासतौर से मैं देख रहा था एलपीजी और ईंधन के दाम और ज़्यादा बढ़ने के चांस है, खासतौर से दालों के, तो गेहूं और चावल से जो अलग है। तो ये तो बड़ी, जैसा डॉक्टर खेड़ा कह रही थी, तो बड़ी अजीब सी स्थिति है कि आप जिसके पास नहीं है उससे लेके जिसके पास थोड़ा बहुत है या ज़्यादा उसे दे रहे हैं। तो ये ऐसा भी है कि जो सरकार का, मैं इसमें एक सप्लीमेंट्री चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ। मेरा मतलब एक अपना हंच है कि ये ऐसा है कि क्योंकि सरकार
का एक जुमला है कि रेवड़ी नहीं चलेगा, मुफ्तखोरी नहीं करनी चाहिए लोगों को, ये सरकार की फिलॉसफी में कई बार झलकता है कि रेवड़ी कल्चर ख़त्म करना है, जिसको रेवड़ी कल्चर कहते हैं बेसिकली वेलफेयर स्कीम या सब्सिडीज, इन सब चीज़ों की बात। तो वो ऐसा है क्या कि एमएसएमई जिसका जिक्र शार्दुल कर रहे हैं कि उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेलफेयर स्कीम जिसको कि रेवड़ी की नज़र से देखा जाता है उसको कट कर रहे हैं, कि लोग खुद अपना करें, कमाएं और उसके बाद खर्च करें। एमएसएमई उसके लिए है कि जहाँ पर मझले निचले छोटे स्तर के लोग अपना काम करेंगे, अपने से अपनी आय जुटाएंगे, इधर कट करने की जरूरत है। यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करके वो जिसको हम रेवड़ी समझते हैं या जिसको हम मुफ्त समझते हैं वहाँ पे कट करके इधर एक तरफ इन्वेस्ट किया जा रहा है, ऐसा है क्या? तो रेवड़ी पे एक तो ये भी है कि आप किसको रेवड़ी बांधते हैं। अगर आप मनरेगा में खर्च कर रहे हैं तो गांव में नाला बन रहा है, नाले की सफाई हो रही है, कहीं पे कुआं खोदा जा रहा है, कुआं खोदने के बाद अगल बगल की जमीन में लोग सब्जियां उगाने लग जाते हैं जो पहले कभी नहीं उगाते थे, कहीं पे बाग बने हैं, फलों के बाग लगाए गए हैं। तो क्या इस तरह का खर्च रेवड़ी हम मान सकते हैं या नहीं? मेरे ख्याल से इट इज एज मच इन्वेस्टमेंट जो एमएसएमई को हम समर्थन दे रहे हैं। तो जब वो समर्थन गरीब वर्ग के पास जाता है तब वो रेवड़ी हो जाता है, और जब वो समर्थन एमएसएमई के पास जाता है तब वो इन्वेस्टमेंट मतलब अपने और ये हो टारगेटेड जाता ऑडियंस के पास जब पहुंच जाए तब वो। है। हाँ, तो मतलब ये आई थिंक एक्चुअली ये मैंने एक बार पहले भी कहा है कि ये एक नैनी स्टेट फॉर द रिच और सेल्फ हेल्प फॉर द पुअर। कि आमतौर पे जब वेलफेयर की बात होती है ना तो उस तरह के स्टेट को हम नैनी स्टेट कहते हैं, कि बिल्कुल बच्चे की तरह उसको संभाल के रख रहे हैं सब लोगों को। लेकिन हमारे में वो जो नैनी स्टेट वाला हिस्सा है वो बिल्कुल बेटर ऑफ लोगों को लाभ दे रहा है, और जो गरीब है उनको कहा जा रहा है कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, यू अपना रास्ता आप खुद खोज निकालो, चाहे मजदूरी करके या जो भी करके। तो ये जो एंटी रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज है वो सिर्फ इंडिया में ये दिक्कत नहीं है, और जगह भी इन बातों पे चर्चा हो रही है। लेकिन आई थिंक यहाँ पे ज्यादा सीरियस है क्योंकि जिनके पास नहीं है वो बहुत ही वल्नरेबल है। और ये आपने अभी पीछे देखा होगा, ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट आई थी ना, जिसमें उन्होंने कहा, वो सारे आंकड़े हम जानते हैं लेकिन हम बिल्कुल उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और इसमें शायद एक ऑवेल की बात हमें याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था, आइदर वी ऑल लिव इन अ डिसेंट वर्ल्ड और नोबडी डज। कि या तो हम सब एक डिसेंट दुनिया में रहते हैं और वरना कोई भी नहीं एक। तो मेरे ख्याल से उस तरह की सोच इस बजट में नहीं झलक रही। मेरा सवाल जरा सा अलग था सब्सिडी को लेकर। मैं पॉइंट ये कह रहा था कि सरकार अभी तक, और हम सभी झेल रहे थे, महंगाई को कम करने की, इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इससे तो एटलीस्ट, मैं कह रहा हूँ, मुझे अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि इससे खासतौर से 3 चीज़ें, कि जो गेहूँ चावल से अलग अनाज है, दालें और पौष्टिक आहार, एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कीमतें तो फिर अपने आप बढ़ जाएंगी। तो ये तो काउंटर इंट्यूटिव नहीं है? मुझे हिंदी का शब्द बहुत देर से याद नहीं आ रहा था। ये पॉलिसी काउंटर इंट्यूटिव दिखती है। एक नहीं उस पर मैं बता रहा था। हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार भी जुड़ गए, तो आनंद आपकी बात के बाद प्रोफेसर साहब की राय भी लेंगे। नहीं, जैसे जो वेलफेयर इन इंस्टॉलमेंट्स का मैं कह रहा था, तो जैसे जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो रेजीम है, उसकी जो उसका जो सपोर्ट बेस है, अब कई CSDS के कई सर्वेज में इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन के अन्य कारणों के अलावा एक महत्वपूर्ण कारण आया है कि जो टारगेटेड वेलफेयर है उसकी डिलीवरी। तो उसके अपने कई स्कीम्स हैं, खासकर इस पार्टी से शासित जो राज्य हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो टारगेटेड वेलफेयर मेजर्स वगैरह एक महत्वपूर्ण कारण रहा है इसके मतलब इलेक्टोरल बेस बढ़ने का। और ये खुद उस तरह की चीज़ें जैसे कि जो ग्रीन डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उज्ज्वला और कई सारी स्कीम्स टारगेटेड, तो उसकी जो डिलीवरी है उसके कलपुर्जे चुस्त करने में या वो वहाँ पहुँचे, तो इसका जो
वेलफेयरिज्म है, मेरे ख्याल से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स में है, ज़्यादा टारगेटेड बेनिफिशियरी, तो ये इलेक्टोरल कंसर्न्स को ध्यान में हाँ, रखते हैं। और वो जो इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन से इकोनॉमी का डिस्कनेक्ट रहा है अलग अलग डिग्री में, मतलब हर तरह के फेज में, लेकिन अब इसका कनेक्ट बैठाने का रूप थोड़ा बदल गया है इसमें। ठीक। हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार भी हैं। सर, आप भी उस वाले बजट परिचर्चा में थे जो हवा में उड़कर बनाई जा रही थी? जी हाँ, जी हाँ। तो कैसा अनुभव रहा आपका? अब हम लोग तो चर्चा में ही ज्यादा हिस्सेदारी थी, वो मतलब मुझे लगता है कि लोगों ने चर्चा ज्यादा नहीं सुनी, वो हवाई वाली जो ज्यादा रही उसमें। लोग कॉस्मेटिक उसमें चले गए ज्यादा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मेरी डिस्कशन सीरियस था, जी जी, बहुत सीरियस डिस्कशन हो रहा था ऊपर जी, लेकिन मुझे लगता है वो लोगों ने सुना नहीं। तो असल में उसमें अटेंशन डाइवर्ट होने के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा थे। जी हाँ, जी हाँ, पर वो तो टीआरपी चाहते हैं ना, जो हमारे टीवी वाले चैनल्स हैं, वो तो टीआरपी उनको चाहिए, और क्योंकि अटेंशन स्पैन मिला तो वो टीआरपी तो उनका सक्सेसफुल हो गया। बाकी हम लोग तो चाहते हैं सीरियस डिस्कशन हो या ना हो, उससे मुझे लगता है मीडिया को आज ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जी जी। तो मैं एक तो पहले ये जानना चाहता, हम लोग बड़ी देर से, और प्रोफेसर रितिका खेरा ने काफ़ी जानकारियां हमें दी। मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया एक तो जानना चाह रहा हूँ पूरा बजट का एक ओवरऑल, और साथ में एक मुद्दा सब्सिडी का है जिस पर मैं ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमने 2-3 तो और हिस्सों की बात की, पर सब्सिडी को लेकर, क्योंकि ये फिर कहीं ना कहीं उसी से जुड़ता है, सब्सिडी का मुद्दा जो गरीब आदमी और वेलफेयर के स्कीम्स से, तो उस पर मैं विशेष तौर पर बात करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जो प्रतिक्रिया है पूरे ओवरऑल बजट को लेकर एक बार हमें थोड़ा सा समझा पाएँ। तो ऐसा है कि जो नीतियाँ अभी सरकार की रही हैं पिछले बहुत सारे समय से, वो उनको हम बोलते हैं सप्लाई साइड नीतियां। तो सप्लाई साइड नीतियों का मतलब ये नहीं कि सप्लाई बढ़ाना है, उसका मतलब है कि बिजनेस को कंसेशन देना, और बिजनेस को कंसेशन देना तो वो समझते हैं कि उससे फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ बढ़ेगा। तो जो नीतियां हैं वो प्रो बिजनेस नीतियां हैं, और उसमें लेबर जो है वो भी एक हिस्सा बन जाता है प्रो बिजनेस पॉलिसीज का, कि लेबर को आपको किस तरह से कंट्रोल करके रखना है, उनकी तनख्वाहें ना ज़्यादा बढ़ें, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये जो बजट है, ये भी वैसे तो कोई भी अगर आप बजट देखें, पार्ट ए स्पीच का देखें, तो उसमें हर तबके को कुछ ना कुछ दिया जाता है जी। तो मैं अक्सर कहता हूं कि अगर हम 75 बजट जो पिछले सालों के रहे हैं उनको जोड़ लें तो आज कोई समस्या बाकी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी के लिए हरदम कुछ ना कुछ दिया जाता है, किसानों के लिए, वर्कर्स के लिए, महिलाओं के लिए, शेड्यूल ट्राइब वगैरह। तो उसी तरह इस बजट में भी है, लेकिन इसका रियल इंटेंट क्या है बजट का, वो देखना चाहिए कि किसको कितना दिया गया और किसको कितना फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि ये बजट भी प्रो बिजनेस बजट है, और इसमें जैसे कि कोशिश है कि किसान हैं उनको कम मिले, वर्कर्स हैं उनको कम मिले। तो जो रियल इंटेंट है वो दिखता है जब आप एलोकेशंस देखते हैं और कितना एलोकेशन को उन्होंने एक्चुअली में फुलफिल किया, कितनी कटौती हुई या कितना वो एलोकेशन पूरा हुआ, तो उससे प्रायोरिटी दिखती है। तो अगर आप इस बजट में देखें तो मैंने कल ही एक लेख लिखा है, उसमें दिखाया है कि जो बिजनेस जिसमें इंटरेस्टेड है, जैसे पावर सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, आपका जो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, जहां पे कि बड़े बड़े बिजनेसेस को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, वहां पे एलोकेशन बढ़ाए जा रहे हैं। और जहां पे गरीब आदमी को एलोकेशन होता है, जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वहां पे एलोकेशन ज्यादा दिखा के भी फिर बाद में काट दिया और फिर अब ज्यादा दिखा दिया, और फिर उसको जो कितना फुलफिल होगा वो बाद में पता लगेगा। तो जो स्कीम्स पे जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन इंटरेस्टेड हैं, वो स्कीम्स तो बढ़ती चली जाती हैं, और जो स्कीम्स आम आदमी के मतलब की होती हैं वहां पे कटौती हो जाती है। तो ये क्लियर प्रायोरिटी दिखती है। फिर दूसरी चीज जो मैंने कहा कि ये जो जब डेफिसिट बढ़ने लगता है तो किन चीजों को काटा जाता है, वो और भी प्रायोरिटी दिखाता है। एक तो हो गया कि आपने कितना एलोकेट किया, फिर दूसरा जब डेफिसिट बढ़ने लगता है तो आपने क्या क्या किया।
वो दिखाता है कि आपकी क्लियर प्रायोरिटीज क्या है। फिर हमें यही दिखता है कि जब बड़े बड़े बिजनेसमैन जो चाहते हैं वही प्रायोरिटी है। अच्छा, अब जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसको काटने के पीछे मकसद क्या है? उसके पीछे मकसद ये है कि गांव में अगर काम नहीं मिलेगा तो लोग शहर की तरफ पलायन करके आएंगे और शहर में सस्ता लेबर मिलेगा, इंडस्ट्री को सस्ता लेबर मिलेगा। तो ये भी मेरा मानना है कि एक सोची समझी नीति है कि हम कैसे चीप लेबर को प्रोवाइड करें। तो जो लेबर रिफॉर्म वगैरह की बात है, जो कृषि में 3 बिल आए, वो भी जो सप्लाई साइड नीतियों के तहत हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको फायदा पहुंचे, उनको ट्रेड जो है एग्रीकल्चर ट्रेड उनके हाथ में चला जाए। लेबर अगर जो हम कंट्रोल कर लेंगे, उसकी वेजेस कंट्रोल कर लेंगे तो ये होगा। और तीसरी बात जो है वो ये है कि अगर ये जो असंगठित क्षेत्र है वो परेशानी में रहता है, तब हम उनको कुछ हाथ में दे देंगे तो पॉलिटिकली फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उनकी आमदनी वगैरह नहीं बढ़ेगी तो परमानेंटली हम कहेंगे 5 किलो अनाज दे दिया हमने, गैस दे दी हमने, इतनी सब्सिडी यहां दे दी, इतनी सब्सिडी यहां दे दी, तो एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रहे हैं जिससे कि जो एक मिनट में केवल आपको यहाँ पे रोकूंगा। प्रोफेसर रितिका खेड़ा को कहीं जाना था, वो हमारे साथ 1 घंटे के लिए ही थी, तो उनको मैं छोड़ूंगा। बस उससे पहले मैं उनका रिकमेंडेशन ले लेना चाह रहा हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को कुछ रिकमेंड कर दें एक बार रितिका जी जाने से पहले। एक किताब मैं रेकमेंड करूंगी जो जॉन ड्रेस और अमर्त्य सेन की है, वो हिंदी में भी अभी अनुवाद हो गया है, इंडिया एन अनसर्टन ग्लोरी। और अगर आप बाद में शायद अडानी वाली मुद्दे पर बात करेंगे जब मैं नहीं रहूंगी, जी उसके लिए एक मैं फिल्म की रेकमेंडेशन करूंगी, शायद नेटफ्लिक्स सीरीज है डर्टी मनी। अच्छा। जिसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर बड़ी बड़ी चोरियां की हैं दुनिया भर में, HSBC बैंक से लेके वोक्सवैगन और इस तरह की शॉर्ट सेलिंग भी जो अडानी में हो रही है अभी, उन कॉर्पोरेट करप्शन पर वो एक सीरीज है और बहुत बढ़िया है, वो देखने लायक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए प्रोफेसर रितिका खेड़ा। थैंक यू सर, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। हाँ, तो मेरा मानना है कि जो बजट है उसमें हमें देखना चाहिए हमारे इस समय समस्या क्या है और उसका समाधान, और आगे आने वाले समय में क्या समस्याएं होंगी उसका एंटिसिपेट करके उसका समाधान निकालना, ये बजट का काम होना चाहिए। तो बजट अगर सिर्फ बिजनेस के ऊपर फोकस करेगा कि बिजनेस को कंसेशन देना है तो उससे तो बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, क्योंकि जो बड़ा बिजनेस है वो रोजगार उतना पैदा नहीं करता। हमारे यहाँ जो असंगठित क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है रोजगार के मामले में, वहां 94% लोग काम करते हैं, और असंगठित क्षेत्र ही पिट रहा है। पहले नोटबंदी से पिटा, फिर GST से पिटा, फिर NBFC क्राइसिस आया, उससे परेशानी में आ गया, फिर जो डिजिटाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन की बात की है उससे वो पिटा, और फिर लॉकडाउन वो पिट गया। तो हर साल 2016 के बाद वो पिट रहा है, और इसीलिए हमारी जो असंगठित क्षेत्र है उसकी परेशानी बढ़ रही है, वहां पे रोजगार नहीं पैदा हो रहा, तो इसीलिए हमारे प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोगों ने एक रिपोर्ट निकाली है ऑन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। मैं एक कमीशन का चेयरमैन था, जो कुछ NGOs ने मिलके जो देश बचाओ आंदोलन है उन्होंने निकाला, मुझे चेयरमैन बनाया था। तो हम लोगों ने रिपोर्ट 11 अक्टूबर को, तो हमने बताया कि 4 तरह की बेरोजगारी है। तो ये 4 तरह की बेरोजगारी क्या है? एक तो जो लोग लेबर फोर्स में हैं और जिनको काम नहीं मिल रहा है उनको तो अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। एक जो लेबर फोर्स में है पर अंडर एम्प्लॉयड है, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है कि अगर हफ्ते में 1 दिन का भी काम मिल जाता है तो हम उसको एम्प्लॉयड मान लेते हैं, पर वो अंडर एम्प्लॉयड है, उसकी जो आमदनी होगी उससे वो घर का जो चलन नहीं कर सकता है। तीसरी बात है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कृषि में है, जहां पे लोग जाते हैं खेत पे लेकिन काम वहां नहीं है तो उनकी प्रोडक्टिविटी 0 है, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इससे परिवार पे बोझ बढ़ता है और जो परिवार की गरीबी है वो बढ़ जाती है। और फाइनली जो लोग लेबर फोर्स में हैं ही नहीं, जिन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया है, तो अगर हम कंपेयर करें बाकी और देशों से, ब्राजील, चाइना और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से, तो हमारे यहाँ 45% करीब है, उनके यहाँ 65%, 70% है। तो हमारे यहाँ 20% कम लोग हैं लेबर फोर्स में, और ये इनकी संख्या हमने आंकी है इसमें कि 190 मिलियन यानी 19 करोड़ लोग। तो इस तरह से हमने आंका है कि 280 मिलियन यानी 28 करोड़ लोग हैं जिनके पास प्रॉपर वर्क नहीं है, और जिनके पास कुछ काम है या प्रॉपर वर्क है उनकी संख्या 320 मिलियन यानी 32 करोड़ है। तो यानी कि जितने लोगों के पास काम है या प्रॉपर काम है उसका 85% और है जिनके पास काम नहीं है।
तो सबसे बड़ी समस्या हमारी बेरोजगारी की है इस समय देश में, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जीडीपी भी बढ़ जाएगा। अगर ये 28 करोड़ लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, कम काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर काम मिलेगा तो जीडीपी 16-17% बढ़ जाएगा और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी बढ़ जाएगी। और इसके लिए खर्चा जो आएगा, हमने वो आंका 5% जीडीपी का, तो 5% खर्चा आएगा, 16% जीडीपी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सेल्फ फाइनेंसिंग होगा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट कैन बी मेड सेल्फ फाइनेंसिंग अगर हम सही नीतियां अपनाएं। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी पे, पब्लिक फाइनेंस पे और इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। अब ये जो बजट है इसमें इन सब चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं। तो हम जो कर रहे हैं वो संगठित क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, माइक्रो सेक्टर के लिए नहीं। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ 6,000 बड़े यूनिट है, 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट है और 6 करोड़ माइक्रो यूनिट है। यानी एमएसएमई का 99% जो है वो माइक्रो यूनिट्स हैं और वो माइक्रो यूनिट ही सबसे ज्यादा पिट रहा है, स्मॉल यूनिट्स पिट रहे हैं। तो इसीलिए बेरोजगारी की समस्या बढ़ी हुई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये माइक्रो सेक्टर की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी था। अब कुछ तो इन्होंने किया है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, वहां पे तेजी से करना है। और दूसरा, कृषि में आमदनी बढ़ाने की जब बात करनी चाहिए। अब यहाँ पे एग्रो बिजनेस वगैरह की तो बात हो रही है बजट में, लेकिन कृषि में आमदनी कैसे बढ़ेगी, एमएसपी कैसे लागू होगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये जो बजट है वो फिर उसी दिशा में जा रहा है कि वो प्रो बिजनेस, प्रो बिग बिजनेस। और ये गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है कि जैसे कोरिया में चाय बॉल्स थे, चाय बॉल्स जब दुनिया में छा गए, तो यहाँ पे भी कुछ सिलेक्ट बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको खूब बड़ा कर दो जिससे कि वो सारी दुनिया में छा जाएं। तो नाम नहीं लेना चाहता मैं, पर सबको पता है कि कौन से बड़े बिजनेस हैं जिनको कि प्रमोट किया गया है। उस पर हम आएंगे सर, उस पर तो आज हम थोड़ा सा बात भी करेंगे आपसे, क्योंकि आपका जो ब्लैक मनी और इन सब चीज़ पर आपका लंबा काम रहा है, तो उस नज़रिए से इस चीज़ को परखेंगे हम। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि बस इस पर एक और पहलू पर बात कर लें हम। अगर आप लोगों के पास, आप लोगों ने सुना प्रोफेसर, कुछ कमेंट हैं उस पर शार्दुल, तो आप अपनी बात रखें। उसके बाद कोई कमेंट नहीं, मैं तो बस वो जो आपसे मैंने जिक्र किया था वो एक सवाल पूछना चाह रहा था, उसका मुझे कहीं ज़्यादा चर्चा भी नहीं दिखी और जिक्र भी। प्रोफेसर कुमार, मैंने एक छोटी सी देखी, बहुत ही आइसोलेटेड जगह पर मैंने सुना सरकार कुछ इस तरह की योजना ला रही है कि भारत के स्टॉक मार्केट में पी शेयर्स आने लगे। तो मुझे समझ नहीं आया पी शेयर्स होते क्या है, लेकिन इतना ज़रूर पता चला, लिमिटेड जितना मैं पढ़ पाया चर्चा से पहले, कि इनको काफ़ी अच्छी नज़र से भारत के स्टॉक मार्केट में नहीं देखा जाता और ये कंपनी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होते हैं। तो अगर आप उस पर कुछ बता पाएँ। हालांकि ये मैंने कहीं और चर्चा देखी नहीं इसकी, तो नहीं, इसके तो मैंने भी नहीं सुना कि ये क्या है, तो इसलिए मैं इस पे आपको नहीं बता सकता कि क्या है। पर जो शेयर मार्केट में हो रहा है वो तो सबको पता है। और शेयर मार्केट में पहले भी आपने देखा, पैंडेमिक के दौरान जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्टैग्नेंट थी तो बहुत उछाल पे था, तो उसके लिए इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट वगैरह कम किया, जिससे कि जो पहले बैंक में पैसा डिपॉजिट होता था वो शेयर मार्केट में चला गया है। तो शेयर मार्केट को बढ़ावा देने के लिए तो ये करते ही हैं, जैसे कि जो नई पेंशन स्कीम है वो भी एक तरह से स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के लिए है, जिससे कि जो कंपनियां हैं वो स्टॉक मार्केट में पेंशन वगैरह का पैसा है, प्रोविडेंट फंड का पैसा है, वो वहां पे लगाएं। तो ये मतलब जैसे मैंने कहा ना कि एक कोशिश है कि प्रो बिजनेस, और उसमें प्रो बिजनेस में भी प्रो बिग बिजनेस। इससे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, क्योंकि डर ये हो गया है बहुत सारे बिजनेसमैन को कि अगर हम ग्रो करते हैं तो कोई हमें एक्वायर कर लेगा, क्योंकि सरकार किसी को फेवर कर देगी। तो जैसे कि बंबई एयरपोर्ट है, बंबई एयरपोर्ट को बेच दिया। क्यों बेचा? वो शुरू में नहीं बेचना चाह रहे थे, उनके ऊपर ईडी रेड्स वगैरह होने लगी। जब ईडी रेड्स वगैरह हो गई तो उनको मैसेज मिल गया कि भाई आप बेच दो, तो उन्होंने बेच दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस समय जो बिजनेस एनवायरनमेंट वो खराब हो रहा है, और इसीलिए जो अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल्स हैं वो देश छोड़ के जा रहे हैं। मतलब 2014 से 2018 के बीच में 23,000 लोग अल्ट्रा रिच जो थे उन्होंने देश छोड़ दिया, जबकि उनकी संख्या करीब 2.5 लाख के करीब उस समय आंकी गई थी 2019 में। 2019 में फिर 5,000 लोग चले गए, और अभी भी खबर आ रही है कि और बहुत बड़ी संख्या में जो ये अल्ट्रा रिच लोग हैं ये देश छोड़ रहे हैं। तो अगर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं जो उतना उभरेगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अगर नहीं उभरेगा तो फिर आपका जो ग्रोथ रेट जो कमजोर रहेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो तब बढ़ेगा जबकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी।
आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70 और 75 के बीच में करीब 72 के आसपास है। अब 72 के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कुछ क्षेत्रों में तो होगा, पर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रेट नहीं बढ़ेगा। 2012-13 में इन्वेस्टमेंट रेट पीक किया था करीब 36% पे, उसके बाद वो गिर गया। क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो गई। तो अगर आप देखें तो पैंडेमिक के पहले ही इन्वेस्टमेंट रेट भी गिर गया था, रेट ऑफ ग्रोथ भी गिर गई थी। 2017-18 के Q4 में रेट ऑफ ग्रोथ 8% थी, और वो पैंडेमिक के पहले 2019-20 के Q4 में वो आके गिर के 3.1% हो गई थी। क्यों? क्योंकि जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक इन्वेस्ट करके आप क्या करेंगे, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो भी नहीं पूरा पुरानी लेवल पे आया। तो मेरा मानना है कि हमारा जीडीपी का डेटा ही गलत है। जो जीडीपी का डेटा है वो संघर्ष क्षेत्र के आधार पे है, उसमें असंघर्ष क्षेत्र नहीं अलग से नापा जाता। ये मान लिया जाता है कि जिस रफ्तार से संघर्ष क्षेत्र बढ़ रहा है उसी रफ्तार से असंघर्ष क्षेत्र बढ़ रहा है। ये नोटबंदी के पहले तो शायद ठीक था, लेकिन नोटबंदी के बाद ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि असंघर्ष क्षेत्र गिर रहा है और गिरते हुए सेक्टर को आप बढ़े रेट पे दिखा रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि अर्थव्यवस्था इस समय 6-7% पे नहीं बढ़ रही, वो -1% पे गिरावट में है। तो ये जब तक हम इसको नहीं टैकल करेंगे तो समस्या हल नहीं होगी जी। तो इसलिए मेरा बार बार मैंने कहा है कि हमने असंगठित क्षेत्र को इनविजिबलाइज कर दिया है। डेटा में वो नहीं आता, पॉलिसी में भी नहीं आता। अगर रेट ऑफ ग्रोथ हम कहते रहे कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ सबसे ज्यादा है दुनिया में, तो और इसलिए फिर पॉलिसी में कुछ करने की जरूरत नहीं उनके लिए, क्योंकि सब कुछ ठीक है। और कहते हैं कि IMF भी कह रहा है, पर IMF के पास क्या अलग से डेटा आता है? IMF कोई डेटा गैदरिंग एजेंसी तो है नहीं, तो जो सरकार का डेटा है उसी को IMF, वर्ल्ड बैंक इस्तेमाल करते हैं। तो वो जब गलत डेटा है, गलत डेटा को इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए तो IMF की भी क्रेडिबिलिटी उस मामले में नहीं है कि वो जो सही डेटा दे रहा है। तो सरकार तो उसी से कहती है कि IMF भी हमें सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपकी बात काफी विस्तार से ये हमने समझी है। समय का भी थोड़ा सा वो है, तो हम अगला जो विषय है जो अडानी समूह का मसला है, बजट पर मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से प्रोफेसर अरुण कुमार ने भी और प्रोफेसर रितिका खेड़ा ने हमें काफ़ी चीज़ें समझाई हैं। जो दूसरा मसला है हिंडनबर्ग रिसर्च का मसला है, और इसका लेना देना एक तरह से इसमें ब्लैक मनी का भी एक एंगल है, जो कि टैक्स हेवन के जरिए पैसे का इस्तेमाल हो रहा है इन्फ्लेट करने में कंपनी के स्टॉक्स को, अडानी समूह का। तो ये जो रिसर्च आई है सर, इसमें 5-6 बहुत फंडामेंटल्स दिक्कतें हैं बताई गई, जिसमें ये था कि कंपनी जो है उसका करंट रेशियोस, जो अडानी समूह की कंपनी है उनका करंट रेशियो बहुत ख़राब है, नेगेटिव में है, इनके ऑडिटर्स ठीक नहीं हैं, और ये जो अडानी समूह की बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो बड़े संदेहास्पद हैं, या इनके परिवार की जो के सदस्य हैं या कंपनी के जो शीर्ष पदों पर अधिकारी हैं उनका अतीत भी ठीक ठाक नहीं है, उनके खिलाफ गिरफ्तारियां उनकी हो चुकी हैं, उनके ऐसे लोगों से संबंध हैं डायमंड ट्रेड में जो कि फ्यूजिटिव हैं, भगोड़े हैं इस समय देश से, और जो कंपनी फ्लोट का हिस्सा होता है मार्केट में उसको मैनिपुलेट किया गया है बहुत बड़े पैमाने पर, और उसके ज़रिए एक तरह की बनावटी रेट ग्रोथ कंपनी के स्टॉक्स में दिखाई गई। और इस पूरी रिपोर्ट के बाद अब लगातार गिरावट का सिलसिला है, और कमोबेश ऐसी स्थिति है कि अडानी एंटरप्राइजेज जो कि मुख्य जो फ्लैगशिप कंपनी है अडानी समूह की, उसके एसेट्स या उसके नेट वेल्थ में लगभग आधी की गिरावट आ गई, 48% की गिरावट आ चुकी है 3-4 दिनों में। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा हिंडनबर्ग रिसर्च की जो पूरी रिपोर्ट है, इसके नज़रिए से आप अडानी समूह को कैसे आंक रहे हैं अब, और इस रिपोर्ट में क्या कुछ खामियां, कुछ गड़बड़ियां, क्या कुछ इल इंटेंशन, कुछ बैड मोटिव्स आपको नज़र आती हैं कि ऐसे समय में जब उनका FPO आने वाला था तब ये रिपोर्ट आई है, और उनको नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये रिपोर्ट आई है, या उसमें कुछ और चीज़ हो सकती है? अगर आप अपनी एक वो दे पाएँ हमें ओवरऑल एक व्यू, और फिर बाकी शार्दुल और आनंद आप लोग इस पर जो चल रहा है मार्केट में उस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा प्रोफेसर अरुण कुमार अपनी बात कहें।
तो एक बात मैं कहना चाह रहा था, आप जो बजट के बारे में कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हमारा जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन और इनकम टैक्स कलेक्शन, पर ये सारा संग्रह क्षेत्र से आता है, ये असंग्रह क्षेत्र को नहीं दर्शाता है। तो जब लोग कहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है वो सपोर्ट कर रहा है कि हमारी ग्रोथ 7% है, तो वो बात यही दिखाती है कि संग्रह क्षेत्र अच्छा कर रहा है, वो असंग्रह क्षेत्र को नहीं दिखाता है। तो हमारे बजट में भी ये जो दिख रहा है अभी कि जो टैक्स बॉयंसी वगैरह वो संग्रह क्षेत्र की दिख रही है, और वो संग्रह क्षेत्र हमारे असंग्रह क्षेत्र के उस पर बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि संग्रह क्षेत्र ने असंग्रह क्षेत्र को कॉलोनाइज कर लिया है। तो वो कॉलोनियल, जैसे भारत को जब कॉलोनाइज किया था ब्रिटिश ने, उसी तरह कॉलोनियल रूल चल रहा है। तो ये जो बड़े बड़े जो हमारे बिजनेसमैन हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, टाटाज वगैरह हैं, वो भी उसके एक हिस्सा है कि वो कॉलोनाइज कर रहे हैं सारे जो देश के और उसको। तो जो आपने बात उठाई है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जो अडानीज वगैरह का है, इसमें कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, लेकिन अनयूजुअल चीज भी एक है, वो है कि एस्टाउंडिंग लेवल पे जो है खेल खेला गया है। मतलब इतना बड़ा खेल और किसी बिजनेस हाउस ने नहीं खेला जितना कि अभी हो रहा है, और उसके पीछे क्रोनिज्म है। जो क्रोनिज्म है उसकी तरफ इशारा है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एफपीओ जो फ्लोट किया गया उस पर पूरा सब्सक्रिप्शन हो गया, जबकि जब उनके दाम काफी गिर गए थे स्टॉक मार्केट में। अब अगर कोई जेन्युइन फाइनेंशियल जो इन्वेस्टर है, वो जब दाम आपके गिरे हुए हैं तो ये ऊंचे दाम पे एफपीओ में क्यों सब्सक्राइब करेगा? वो तभी सब्सक्राइब करेगा जब उसके ऊपर कोई दबाव है, कोई पॉलिटिकल दबाव है, या जो राउंड ट्रिपिंग के जरिए से पैसा लाया गया है, ये बिजनेस हाउस का अपना पैसा। तो ये खुद ही दिखा रहा है कि क्या हो रहा था मार्केट में, क्योंकि यही चीज हो रही है कि मतलब राउंड ट्रिपिंग के जरिए से जो काला पैसा बाहर निकाल लिया जाता है अपना, वो राउंड ट्रिपिंग के जरिए आप ले आते हैं, उससे स्टॉक मार्केट में आप अपने दाम बढ़वा लेते हैं। और सबको पता है कि सरकार की आपको सपोर्ट है, तो इसलिए कोई उस पर जो खेल भी नहीं खेलेगा। ये तो क्योंकि एक बाहर का जो फाइनेंशियल जो वो कैपिटल है, उसने ये खेल खेला है शॉर्टिंग का। कोई इंडियन बिजनेसमैन हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो शॉर्टिंग करे, या कोई इंडियन फाइनेंशियल एक्सपर्ट या कोई ऐसा वो शॉर्टिंग का खेल नहीं खेल सकता था, क्योंकि यहाँ पे सरकार का दबाव बहुत ज्यादा है। और सबको पता है, यहां तक कि आप देखें तो दुबई वगैरह से भी पैसा आ गया। बाहर से पैसा क्यों आया? बाहर से पैसा इसलिए आया क्योंकि लोगों को लगा कि इसको तो सरकार की सपोर्ट है, इसको कोई चीज हो ही नहीं सकती। जो खेल इन्होंने समझा नहीं, वो ये कि बाहर के जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये शॉर्टिंग का खेल खेल सकते हैं, और वही हुआ है। उनके ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है, उनके ऊपर अडानी बिजनेस ग्रुप का कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए शॉर्टिंग हुआ। इसका असर स्टॉक मार्केट पे हुआ, इसका असर हमारे एलआईसी पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाकी और पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह पे हुआ। तो ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पे एक बड़ा वो चोट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट सारा कुछ इससे जो एक समझिए, क्योंकि बाकी सारे बिजनेस हाउस भी इसी तरह की जो चीजें करते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो ऐसी चीज नहीं करते हैं। तो ये जो एक रेपुटेशन हो गई है, इसके चलते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो एक कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा। उसके चलते इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब होगी। तो जो जनता है उसने, जो पब्लिक है, जो मतलब 2-4% पब्लिक है जो जब ज्यादा इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में, उनको तो लॉस होगा ही होगा। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब होगी, जब इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो उससे हमारे ग्रोथ पे असर पड़ेगा, और उससे फिर जो गरीब जनता पे भी असर पड़ेगा। तो इसलिए जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसको इतना बड़ा धक्का लगा है ये सारे जो मैनिपुलेशन से, क्रोनिज्म वगैरह की वजह से, उसका असर सारे देश पे दिखेगा। मैं अभी आपसे एक सवाल और जानना चाह रहा हूं सर, कि अभी लगातार पिछले 3 दिनों से गिरावट का दौर है अडानी के स्टॉक्स में, बड़े पैमाने पर गिरावट हुई है। आप क्या भविष्य देख पाते हैं? और दूसरा, रेगुलेटरी जो संस्थाएं हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए थी इस मामले में? स्टैंडर्ड से भी हुआ या दूसरी जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं हमारे देश की, आरबीआई, उन सब की क्या भूमिका हो सकती थी, और अडानी का क्या भविष्य हो सकता है इस मामले में? रेगुलेटरी एजेंसीज को तो रेगुलेट करना चाहिए, लेकिन ये भी सब पॉलिटिकल है। मेरा मानना है कि जो सेबी है या आरबीआई है, वो भी एक्ट करते हैं जब देखते हैं सरकार का रुख क्या है। तो सरकार का रुख ये डिसाइड करता है कि वो क्या उठाएंगे कदम, कैसे कदम उठाएंगे। तो इसलिए सेबी ने वो नहीं किया जो करना चाहिए था। जब इतना स्टॉक मार्केट में दाम उनके जो शेयर्स का बढ़ रहा था, तो उनको जो उसको देखना चाहिए था कि किस वजह से वो बढ़ रहा है। क्या राउंड ट्रिपिंग हो रही है? क्या वहां पे अपनी कंपनियों का ही पैसा लगाया जा रहा है?
जिससे कि वो मार्केट में जो उछाल आया है इतना उनके शेयर्स का। आरबीआई को देखना चाहिए था कि बैंक हैं। अब जैसे सबसे पहले जब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां पे वो कोल माइन इन्होंने ली, अडानीज ने। कोई मल्टीनेशनल बैंक उसको लेंड करने को तैयार नहीं था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करवा दिया। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $1 बिलियन तुरंत दे दिया। मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन है वो वहां पे थी, उन्होंने तुरंत $1 बिलियन का सैंक्शन कर दिया। तो ये आरबीआई के जो नुमाइंदे होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, उनको ये देखना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो आरबीआई के जो नुमाइंदे होते हैं उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं किया। जहां भी सरकार ने सिग्नल दिया वहां पे लोन मिल गया, और जो ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए वो ड्यू डिलिजेंस नहीं किया गया, और इसीलिए एनपीएस वगैरह इतने सारे बढ़ गए थे पहले। अब मेरा मानना है कि जो ये रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बाहर नहीं होती, वो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में होती हैं। तो हमारा चाहे मीडिया हो, वो चाहे हमारे फाइनेंशियल लोग हों, वो चाहे हमारे बिजनेसमैन हो, सभी उसमें दबाव में रहते हैं। तो ये जो सरकार का प्रेशर है इस समय वो चौतरफा रहा है। अब सवाल उठता है कि पॉलिटिकली जो रूलिंग पार्टी है वो क्या करेगी, क्या अभी भी बैक करेगी इस स्थिति में, जबकि जो शेयर मार्केट इतना गिर गया है, जबकि वो स्टॉक उस कंपनी का गिर गया है और पब्लिक का प्रेशर रहेगा। तो ऐसे में हो सकता है कि अभी थोड़े दिन जो रूलिंग पार्टी है वो बैक ना करे और वो मतलब कुछ इंक्वायरी होने दे। लेकिन इंक्वायरी भी मैनिपुलेट हो जाती है तो वो पॉलिटिकल प्रेशर पे होगा। तो देखना पड़ेगा कि 6-8 महीने बाद क्या होता है। 6-8 महीने तो अभी ये सब चलेगा, और उसमें हो सकता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अच्छी अच्छी जो कुछ बातें बोले, और जब पब्लिक का ध्यान उससे हट जाएगा तब वो क्या करने वाले हैं, तब वो बैक करेंगे दोबारा या तब वो नहीं बैक करेंगे, ये देखने की चीज है। अभी तो इंक्वायरी भी होगी, बाकी चीजें भी होंगी, है ना, लेकिन इंक्वायरीज भी मैनिपुलेट की जा सकती है। आनंद, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी समूह का जो गिरावट है उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, तो ये जो वित्तीय ये भी पूरी प्रक्रिया है या इन सब चीज़ों की जो बिजनेस है, जो हम लोग तो सर्वविदित है कि हम लोग उसके जानकार नहीं हैं। लेकिन ये है 2-3 चीज़ें हैं इसमें कि चूँकि थिंक टैंक या वगैरह से जो रिपोर्टें आती हैं तो उसमें जो कई एलाइड इंटरेस्ट्स हैं, तो उसको तो अब लोगों की स्केप्टिसिज्म जो है कई तरह से प्रकट होती हैं कि ये एलाइड इंटरेस्ट है या एक तो वो उसकी बहस चलती रहेगी यहाँ। और जैसा प्रोफेसर कुमार कह रहे थे वो एक संभावना है कि जैसे कि जो राजनीतिक वर्ग होता है वो इस मामले में थोड़ा चालाक होता है कि उसे जब दिखेगा कि कोई क्रोनी अगर है, मतलब कि कर लीजिए कि एलिज्ड क्रोनी है, तो वो जब लाइबिलिटी बन जाएगा तो उसको दरकिनार करने का या पब्लिक व्यू से उसे हटा देने का, तो वो तब कोई मतलब वो इकोनॉमिक एसेट, फाइनेंशियल एसेट नहीं होके वो एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी हो जाएगी। तो अब उस स्तर पर यह जो केस है वो आ चुका है ऑलरेडी कि नहीं, ये भी देखना होगा। लेकिन हाँ, वो प्रोफेसर कुमार का कहना वो सही है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो रिजीम है, वो अब थोड़ा वे इन करेगी कि रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए और कि इसे दरकिनार अभी से करना शुरू करें या नहीं। क्रोनिज्म जो है जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, ये तो डिग्री के अंतर में है शुरू से ही, बहुत दिन से 2010-11 में जब ये सब बहुत तरह के स्कैम्स आए, क्रोनिज्म का आरोप लगा, और वो भी जो करप्शन का जो एक वेव बना, एंटी करप्शन स्टेयर, ये मौजूदा रेजिम उसका बेनिफिशियरी रहा है। और यहाँ तक कि और इसमें एक बहुत सारा लेफ्ट व्यू जो है, बहुत जैसे कि 2010-11 में जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लेफ्ट है, जैसे पार्टियां हैं, तो सीताराम येचुरी का एक इंटरव्यू था कि उसमें उन्होंने कहा था कि क्रोनी कैपिटलिज्म एक टोटोलॉजी है,
मतलब टोटोलॉजी ये होता है कि वो अननेसेसरी स्टेटमेंट है, कैपिटलिज्म में क्रोनिज्म होगी, तो क्रोनी शब्द का उपयोग जो है करना ही एक अननेसेसरी ये है। कैपिटलिज्म मतलब एक वर्ड की बर्बादी है, बर्बादी ही है। तो ये एक मतलब कि, लेकिन वो एक फारफेस्ट है, तो वो बहुत रेडिकल में चला गया। लेकिन जो व्यवस्था है उसमें जो है जैसा कि प्रोफेसर कुमार बोल रहे थे, 2000 मेरे ख्याल से वो 14-15 की बात है, ये अडानी SBI लोन वाला 15 की बात है, 15 की बात है। तो उसी समय से ये तो है कि कुछ दो जो है बड़े बिजनेस घरानों में जो समीपता है मौजूदा रेजीम से, उसकी रेस देखी जा रही थी। एक तो ऑब्वियसली अंबानी समूह रहा है, जिसका जो वाइडर रीच माना जाता है कि सभी पार्टियों से इनका है, और एक अडानी को खास तौर पे इस जो सत्ता का अभी जो केंद्र है उससे नज़दीक माना जा रहा था। पॉलिटिकल रिस्पांस इसमें रोचक होगा देखना। मेरे ख्याल से प्रोफेसर कुमार जो कह रहे थे वही होने की संभावना ज़्यादा है कि वो लाइबिलिटी की तरह थोड़ा सा पब्लिक व्यू से दरकिनार करने की संभावना है। और एक है कि टाइम प्ले पे भी पॉलिटिकल पार्टियां खेलती हैं कि 10 महीने हैं, 12 महीने हैं, इसमें इतनी चीज़ें हो जाएंगी कि ये जो है भूल जाएंगे लोग, ऐसे ही बैक बर्नर पे चला जाएगा। जो एक चीज़ है जो जिसका जिक्र हो रहा था कि पता तो था लोगों को, दिक्कत ये है कि प्रोफेसर कुमार हालांकि कह रहे हैं कि ठीक है राजनीतिक तौर पे उसको मैनिपुलेट कर लिया जाता है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो भी है, लेकिन अडानी की जो संपत्तियां थी, खासकर वो संपत्तियां किस सेक्टर में बढ़ रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ज़्यादातर उसमें, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ थी कि ये पिछले 3-4 सालों में उसमें 80-90% की बढ़ोतरी हुई है। तो आप 30 साल 35 साल पुरानी कोई कंपनी और पिछले 3 साल के अंदर में अगर आपकी सारी वेल्थ, आप दुनिया के तीसरे सबसे रईस आदमी बन गए और उसमें आपकी 90% वेल्थ 3 सालों में जुड़ी है, तो ये घंटी बजाने के लिए पर्याप्त था। मेरा सवाल ये है कि मतलब फिर भी किसी देश में एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसको घंटी बजानी चाहिए थी, जिसको अलर्ट करना चाहिए था, जिसके जरिए कहीं कोई मेल गया हो, कोई लेटर गया हो, कहीं कोई एक एहतियाती जवाबदेही कुछ बात हुई हो कि भाई ये इसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसको ये नॉर्मल नहीं है कि 3 साल के अंदर कोई कंपनी 85% की ग्रोथ दिखा, 85% उसकी वेल्थ बढ़ गई है ना। तो ये जो चीज़ है, अपनी एक निजी एक व्यक्ति की अपनी $130 बिलियन अपनी निजी वेल्थ उनकी बढ़ गई यहाँ तक, गौतम अडानी जो कि अडानी समूह के चेयरमैन हैं। तो ये सारी चीज़ें के नज़रिए से मैं इसको समझना चाह रहा हूँ कि अब एक सस्टेनेबल ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है, कुछ चल रहा है। तो एक बात कही जाती है कि भारत में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, मेरे ख्याल से बाकी देशों में भी ये स्थिति होगी, थोड़ी कम थोड़ा ज़्यादा, आप बहुत ईमानदारी से, बहुत आदर्शवादी तरीके से बड़े बिजनेसमैन, बड़े उद्योगपति और बड़ा घराना नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारों का लाल फीताशाही का जितना बड़ा चंगुल है, जितना बड़ा अंकुश है कि आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं कदम कदम पर कदम कदम। वो चीज़ हर जगह यहाँ पर भी लागू है, लेकिन उसमें भी आप ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी क्या होगी आपकी, और उस ट्रेजेक्टरी को देखकर किसी न किसी संस्थान को नोटिस लेना चाहिए था। वो चीज़ मिसिंग पूरे इसमें दिख रही है कि अचानक से एक गैस का गुब्बारा फट गया और एक कंपनी का मालिक जो दुनिया का तीसरा सबसे रईस आदमी था, वो अचानक से उसकी पूरी कंपनी घट के आधी रह गई। तो ये पहले समझने का, देखने का कोई मैकेनिज्म जैसे कि हाँ, तो ये जो पहला कि इन संस्थानों का अभी तक कोई आधिकारिक रिस्पॉन्स नहीं है, वो नहीं है। तो अभी मेरे ख्याल से एक तरफा फैक्ट्स लोग जान रहे हैं, तो हो सकता है एक तरफा फैक्ट्स ही पूरी तरह से सही फैक्ट्स हों, लेकिन मेरे ख्याल से जो जैसे अडानी समूह का जो रिस्पांस रहा है कि इस रिपोर्ट में सेलेक्टिव चीज़ें कोट की गई हैं या वगैरह, तो जो निष्क्रियता यहाँ के संस्थानों की रही है, तो उसमें उन्होंने क्यों नहीं रिस्पांस दिया, क्या नहीं दिया। मेरे ख्याल से एक तो उसमें स्पष्टता आनी चाहिए, तब तो ये इवेल्युएट हो पाएगा कि इस फैक्ट्स एक तरफा है कि है नहीं, पहले बात क्या। और उसकी दूसरी है कि हाँ, आपने जो तृतीय, एक मैं बहुत छोटा उदाहरण बताता हूँ कि जो क्रोनिज्म जो है उसका बहुत नीचे, बहुत माइक्रो लेवल पे आप देख लीजिए। थर्ड वर्ल्ड व्यवस्था कह सकते हैं या जो भी हो, लेकिन एक
जिलाधिकारी जो है, जो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट होता है, उसमें वो पहले दिन जो है उस जिला के सबसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उसे जाकर मिलते हैं। मतलब ज़रूरत ही क्या है, मतलब एक उसे गुड ह्यूमर में रखना, ये करना, मतलब कि जिला प्रशासन का उस जिला में जो है वहाँ के व्यवसायियों से सही होना, उसको कई तरह की मदद पहुँचाना, ये तो मतलब राजतंत्र का जो है, राजतंत्र के मतलब राज्य व्यवस्था का जो है, प्रशासनिक व्यवस्था का बिजनेस व्यवसाय से जो इंटरसेक्शन है उतने छोटे स्तर से भारत में शुरू हो जाता है। ये मतलब कि ये तो एक है। ठीक बात है। शार्दुल, देखिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद की चीज़ों पे इतनी सारी और क्या मल्टी फैसेटेड बात हो सकती है कि उसको एक जगह केंद्रित करना मुश्किल है। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, पर मैं हर चीज़ को ये बता सकता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कैसे देखता हूँ। मुझे नंबर से ज़्यादा मैं लोगों को भी देखना पसंद करता हूँ कि भाई ये स्कीम तो है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंट करने वाला व्यक्ति कौन है। तो हिंडनबर्ग की, मैंने आपको याद हो पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि उन्होंने केवल ये बातें कही नहीं है, उन्होंने अपना पैसा भी लगाया, थोड़ा बहुत नहीं, 2.5 बिलियन शॉर्ट सेलिंग किया है। कुछ लोग ये कह रहे थे, भारत में खासतौर से राष्ट्रवाद का भोंपू हम छोड़ भी दें, जो ये कह रहे थे भारत पे लड़ाई है, अडानी भी भारत हो गए, हमें तो लग रहा था मोदी जी हैं, पर कोई बात नहीं। तो ये व्यक्ति जो नेथन एंडरसन है हिंडनबर्ग को जो चला रहा है, वो हैरी मार्कोपोलोस के साथ उसने काम किया, उसको आदर्श मानता है। अगर आपको याद हो तो पॉन्जी जो था व्यक्ति, उसका भंडाफोड़ हैरी मार्कोपोलोस ने किया। तो आप देख सकते हैं उस व्यक्ति की ट्रैजेक्टरी क्या है, आप उससे अग्री करें या ना करें। तो इसलिए मुझे वो रिपोर्ट क्रेडिबल लगी थी। उसके बाद हम सभी ने इसको जितना हो सका पढ़ना शुरू किया, तो आश्चर्य की बातें काफ़ी सारी मिली। जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट थी पिछले साल अगस्त की, कि अडानी की एक कंपनी अडानी ग्रीन्स का डेट टू इक्विटी रेशो, जो एक, फिर मैंने देखा इकोनॉमिक्स की किताब में क्या होता है, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट नहीं था, 2:1 लिखा हुआ था कि आदर्श इतना होना चाहिए, वो 2000% था। और फिर दिसंबर का एक रिपोर्ट था उनके फेवर में कंपनी की कि नहीं अब तो बहुत बेहतर हो गई है, अब वो रेशो 60/1 का हो गया, 60:1 का। तो ये बात समझ में नहीं आने वाली है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो उसको रेगुलर स्टडी नहीं करते। भाई आपका इतना ज़्यादा उधार कैसे है। फिर कंपनी की ओनरशिप की बात हुई है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में, तो जो उनकी ऑन पेपर परिवार में ओनरशिप है वो बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू तक है। भारत सरकार 75 तक देती है, इनकी 72 है, 73 है, 71 है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो बाहर से निवेश हुए हैं टैक्स हेवन से, वो उनके भाई के कंट्रोल में है। तो वो तो लगभग 85-90% तक ओनरशिप हो गई। ये गड़बड़ हो गई। प्लस शेयर प्लेजिंग भी है, शेयर के ऊपर लोन है। हाँ, तो ऊपर से आपकी कंपनी अगर इतनी उधार पे है, उस उधार पे आप बायबैक करके कर रहे हैं, तो ये तो उधार पे उधार हो गया। और एक आखिरी छोटी सी चीज जो मतलब मुझे सवाल बड़ा रोचक लगा, कि अभी हम बात कर रहे थे एफपीओ की, उन्होंने भी किया कि हम शेयर धारकों के हित में ऐसा कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर तो उसमें 1% से भी कम थे। अधिकतर इंस्टीट्यूशनल और अमीर इन्वेस्टर थे। और दूसरी बात, ये ग्रुप गिरावट शुरू होने से पहले 125 बिलियन डॉलर के आसपास का था। अगर इसे $2 बिलियन उठाने थे, तो मैंने तो मतलब ये हफ्ते भर में जितना पढ़ा, तो उन्होंने क्वालिफाइड मतलब एलोकेशन क्यों नहीं किया, QIP बोलते हैं उसको, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। मैंने जितने डॉक्यूमेंट पढ़े सब में लिखा था कि अधिकतर इंस्टीट्यूशन प्रेफर करते हैं कि वो QIP करें, क्योंकि उसमें पेपर वर्क कम होता है, टाइम कम होता है। FPO के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फिर सेबी से भी लेनी पड़ती है। और आखिरी बात, तो क्रेडिट स्विस और सिटी ग्रुप ने जो किया कि उनके बॉन्ड्स को सिक्योरिटीज़ के रूप में लेना बंद कर दिया, उनका लैंडिंग क्रेडिट खत्म है ना। तो उसके बाद सेबी ने और जो RBI ने नोटिस भेजे हैं। जब ये रिपोर्ट बाहर आई थी तब हमारे इंस्टीट्यूशन सो रहे थे क्या? तो फिर वो भी बात आती है क्या इन्हें फिर से रिफॉर्म की ज़रूरत है? तो हम तो सवाल पूछ सकते हैं, शायद प्रोफेसर कुमार कुछ बता पाए, बट अब भारत के रिपोर्टाज में चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने कंपाइल करके भेज दी तो वो देश पे हमला हो गया। तो ये बात समझ नहीं आती। ठीक बात है। पार्लियामेंट में भी कल ये मुद्दा उठा था, और विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसने और तमाम दूसरे विपक्षी दलों ने भी मांग की है कि इस पर JPC का गठन हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने और वो इसकी जांच करे। और जाहिर सी बात है, एक बड़े पैमाने पर जिसमें लोगों का पैसा लगा हुआ है एक कंपनी में, और उसकी प्रैक्टिसेस
कुछ हद तक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बहुत हद तक जवाबदेह होनी चाहिए, ये सारी बहुत जेन्युइन मांग है लोगों की। में तो सारा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, आपकी आखिरी बात इस पर। हाँ, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। जो मैंने शुरू में कहा था कि जो एफपीओ सब्सक्राइब हुआ वो खुद ही दिखा रहा है किस प्रकार का क्रोनिज्म था जी। क्योंकि जब मार्केट में दाम कम है तो कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा एफपीओ में? वो तभी करेगा जब प्रेशर होगा, या जो कंपनी है उसने अपना राउंड ट्रिपिंग से पैसा वहां पे लगाया है, जैसे कि पहले वो लगाते रहे हैं। ये खुद ही दिखा रहा है कि क्या गड़बड़ी थी सारी चीजों में, और वो गड़बड़ी एफपीओ में भी दिख रही है। और जो एफपीओ विड्रॉ किया गया है वो यही है कि भाई अब जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है इसको किसी तरह से सॉल्व करो। तो ये कहा गया एफपीओ के लिए कि भाई हमारा नैतिक रूप से ये ठीक नहीं है, लेकिन असल में वो अपना ही पैसा बचाने की कोशिश है। हाँ, कहने की बात है कि वो तो मतलब अगर मुझे प्रेशर नहीं होता तो वो नहीं करते, पर प्रेशर है क्योंकि क्रेडिट स्विस ने कह दिया, सिटी बैंक ने कह दिया, तो अपने को बचाने के लिए वो कोशिश है। नहीं तो एफपीओ जिस तरह से वो सब्सक्राइब हुआ है वो खुद ही दिखा रहा है किस प्रकार का क्रोनिज्म, किस प्रकार का मैनिपुलेशन सारे समय चलता रहा है। दूसरी बात, जेपीसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जेपीसी में जो बीजेपी है वही डोमिनेंट रहेगा, क्योंकि उनकी जो सीटें सबसे ज्यादा हैं। ये पहले भी हम लोग जेपीसी में देख चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है जुडिशियल कोई वो होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की कोई मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो कुछ कम से कम हो सकता है कोई न्यूट्रल जजेस हो। हालांकि अभी तो ये भी समस्या आ रही है कि कितना कमिटमेंट है कितना कमिटमेंट नहीं है, पर जुडिशरी एक है जो हो सकता है ज्यादा न्यूट्रल बॉडी हो जो इसको देख सके। नहीं तो जो क्रोनिज्म का प्रेशर है वो सभी इंस्टीट्यूशन में है। और फाइनल में बात कहूंगा कि जो मैंने एक आर्टिकल अभी लिखा था 3 महीने पहले कि हमारे देश में डेमोक्रेसी आई है जबकि कॉन्शियसनेस फ्यूडल है। एक फ्यूडल कंट्री में डेमोक्रेसी आई है और इसलिए लोग मतलब जो कॉम्प्लाई करते हैं, इसलिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इंडिपेंडेंट लोग चाहिए हमारी इसमें इलेक्शन कमीशन में। तो जब जनता ही फ्यूडल है तो वहां पे इंडिपेंडेंट लोग कहां से आएंगे, है ना? तो गांधी ने कहा था अपने हिंद स्वराज में कि एज द पीपल सो द पार्लियामेंट, मतलब जिस तरह के लोग होंगे, अगर उनकी फ्यूडल कॉन्शियसनेस होगी तो जो लोग पार्लियामेंट में आएंगे, जो लोग इंस्टीट्यूशन में आएंगे, उनकी भी कॉन्शियसनेस होते रहे। तो हमें कॉन्शियसनेस बढ़ाने की बहुत जरूरत है देश में, जहां पे एक डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस बिल्ड हो। अभी जो फ्यूडल कॉन्शियसनेस है जिसके चलते हुए लोग अथॉरिटी की बात मानने को तैयार हो जाते हैं, या जो अथॉरिटी कहता है उसको करने को तैयार हो जाते हैं सारे इंस्टीट्यूशन में। तो इसलिए डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना वो ही एक लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन हो सकता है। ठीक बात। काफ़ी समय भी हो गया और काफ़ी चर्चा हुई है। हम रिकमेंडेशन की अब प्रक्रिया पूरी करेंगे आखिर में। तो सबसे पहले प्रोफेसर अरुण कुमार से ही ले लेते हैं उनका रिकमेंडेशन, और फिर उनका रिकमेंडेशन लेकर उनको हम फ्री करेंगे जाने के लिए। मैं तो अपनी जो हमारी रिपोर्ट आई है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की, इसी को रेकमेंड करूंगा कि लोग पढ़ें तो इससे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समाज के बारे में, बेरोजगारी के बारे में मिलेगा। लेकिन अगर आप किताब की बात सोच रहे हैं किसी और की किताब, तो कुर्ट्सवाइल की एक किताब है सिंगुलैरिटी इज नियर। वो बहुत ही मतलब एक पर्सपेक्टिव देती है कि आज टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, किस तरह की समस्याएं समाज में आने वाली हैं और उससे कैसे जूझा जाए। हालांकि उनके बड़े पॉजिटिव व्यू है, पर उससे ये भी समझ में आता है कि और समस्याएं क्या हो सकती हैं। जी जी जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, शार्दुल, आप क्या रिकमेंड करेंगे? मेरे 2 रिकमेंडेशन है। पहला तो एक पिक्चर आई थी कुछ साल हो गए, द बिग शॉर्ट। ये 2008 के समय जो सारे रियल एस्टेट अमेरिका के मार्केट शॉर्ट किए गए थे, तो वो एक एक्सप्लेनर है स्टॉक मार्केट में ये डेरिवेटिव और सिक्योरिटी और ये शॉर्ट कैसे काम करते हैं उस पर। जो ये जार्गन के अंदर जो झोल चलता है उसको बहुत अच्छे से समझाया है। तो पहला तो वो। दूसरा, अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई है नेटफ्लिक्स पे, मुंबई माफिया, पुलिस वर्सेस अंडरवर्ल्ड। वो देखें। वो भी आजकल काफी लोगों को याद नहीं है कैसा हुआ करता था मिड 90s के दौर का बॉम्बे जो था, जहां पर अंडरवर्ल्ड का बहुत असर था। तो ये दोनों रिकमेंडेशन। आनंद, आपका रिकमेंडेशन? मजा नहीं आया लग रहा है आपको मुंबई माफिया से। तो नहीं, चूंकि आर्थिक मामलों पर ही बात हुई है तो मेरा रिकमेंडेशन जरूरी नहीं कि आप आर्थिक ही करेंगे। नहीं, चूंकि एक प्रासंगिक माहौल के हिसाब से ये थोड़ा गैर पारंपरिक एक मापदंड है आर्थिक गतिविधियों को नापने का। वो बहुत अर्थशास्त्री इसका भी उपयोग करते हैं जब और तरह के डेटा अवेलेबल नहीं हो। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में
इस सोमवार या मंगलवार को एक रिपोर्ट आई थी जिसे अन्य अखबारों ने भी वहाँ से पिक किया। वो था कि नाइट टाइम लाइट का। तो 2012 से 2021 तक एक स्टडी किया गया कि भारत में जो रात में जो प्रकाश है उसका एक मापदंड होता है नाइट टाइम लाइट। और तो इसमें IMF पहले भी पेपर्स जारी कर चुका है। उसका कहना है कि अगर एलियंस अगर विश्व को धरती को मतलब कि अगर देखें डार्क साइड से तो भी उन्हें जो ग्लोबल इकोनॉमी का एक अंदाजा मिल जाएगा, क्योंकि कहाँ लाइट आ रही है, लाइट नाइट टाइम किस जगह से आ रही है, तो वो एक आर्थिक गतिविधियों का भी संकेत होता है कि नाइट लाइट कहाँ ज़्यादा है, नाइट लाइट कहाँ है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और एक तरह से थोड़ा बढ़ते अर्बनाइजेशन का भी, सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन या विद्युतीकरण के पेंट्रेशन का नहीं, गांव में फिर भी 8 बजे बंद हो जाएगा सब। तो अर्थव्यवस्था के भी। तो इसमें मतलब अभी बहुत ग्रीम चीज़ों का बात हुआ, लेकिन भारत के लिए अच्छे संकेत हैं क्योंकि भारत में इस दौरान जो है नाइट टाइम लाइट इंडेक्स जो है 43% बढ़ी है, मतलब 2012 से 21 तक। और जो आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य हैं जैसे बिहार हुआ, मणिपुर हुआ, इसमें तो इसमें 400% से भी अधिक की वृद्धि है। और जो औद्योगिक रूप से और संपन्न राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह में भी डिसेंट 60% की वृद्धि है। उत्तर प्रदेश में भी अच्छी वृद्धि है। हम तो और भी, तो मेरे ख्याल से एक ये अनकन्वेंशनल मेजर है आर्थिक तरक्की को नापने का प्रगति को। और प्रगति के और भी बहुत मेजर्स हो सकते हैं। कई लोग देखते हैं जैसे कि कितने वाहन खरीदे गए, कितने ये खरीदे गए, बहुत तरह का मेजर्स लोग लेते हैं। तो ये एक अनकन्वेंशनल मेजर लगा। और डिटेल्ड रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में सोमवार को है, और उसे कई अखबारों ने दूसरे ढंग से वहाँ से पिक करके उस पर काम किया। मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। तो दिलचस्प है ये। मेरा रिकमेंडेशन एक तो ये है कि PRS पर जो इसकी समीक्षा आती है, PRS की वेबसाइट पर बजट की, वो पढ़ें तो उससे बहुत थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करके, हालांकि PRS पर बहुत जटिल भी चीज़ें आती हैं, तो लेकिन बजट को सिंप्लीफाई करके उन्होंने जो अपना विश्लेषण दिया उसको पढ़ें, उससे समझ में आएगा। वहाँ से ही बहुत सारे पॉइंट्स निकाल कर हमने आज बातचीत की है। और इसके अलावा एक किताब मैं पढ़ रहा हूँ और जल्दी इसका इंटरव्यू भी करूँगा, होने वाला है। ये है द ट्रुथ पिल, द मिथ ऑफ ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया। दिनेश ठाकुर हैं और प्रशांत रेड्डी टी हैं, इनकी किताब है ये। तो ये थे हफ्ता में, हाँ हफ्ता में थे दिनेश ठाकुर, दोनों लोग थे। अच्छा, प्रशांत रेड्डी थे। तो ये किताब है भारत में के हेल्थ सेक्टर के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है ये, और एक ऐसी किताब है जिसके बारे में जिसका लेना देना हम सब के उससे है। बार बार कहा जाता है कि बहुत प्रचलित जुमला हो गया है कि भारत का मध्यवर्गीय परिवार, हर मध्यवर्गीय परिवार बस दिवालिया होने से एक मेडिकल बिल की दूरी पर खड़ा रहता है। तो उस लिहाज से इसमें और रेगुलेशन, ये भी कि भारत विश्व की फार्मेसी है। हाँ, और सबसे ज़्यादा दवाएं, हालांकि वो उसमें ये है कि भारत ने अपनी कोई दवाएं ईजाद नहीं की हैं पिछले 60-70 सालों में। जेनेरिक दवाओं का हब है। वो दवाएं जो कि अपने पेटेंट के दायरे से मुक्त हो जाती हैं, उनका बड़े पैमाने पर भारत में निर्माण होता है। यही बात वैक्सीन्स के लिए भी कही जाती है, पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स बनती हैं, तो वो चीज़ है। तो ये 2 मेरे रिकमेंडेशन हैं। इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। तो चर्चा चूँकि इस बार बहुत लंबी हो गई है और बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं उनके पत्र भी आए हुए हैं, तो इन पत्रों को हम अगली चर्चा में शामिल करेंगे, पढ़ेंगे। एक लंबा वक्त हो गया है चर्चा को चलते हुए, तो अभी हमारे पास इसको रोकने का, समेटने का वक्त है। शार्दुल, आनंद, प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर रितिका खेड़ा, आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।